दोस्तों, कोरोना महामारी का डर सभी के दिलों में है। ऐसे बहुत से सवाल हैं देश की जनता के जहन में कोरोना से संबंधित, जिसका जवाब वे तलाश रहे हैं। मैंने कुछ प्रयास किया है कि उन सभी सवालों के जवाब दे सकूं। पूरी वीडियो देखना। अगर आपको लगे कि कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। ये वीडियो देखने के बाद आप दूसरों को बहुत कुछ बता सकेंगे कोरोना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है, भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण मरीजों के क्या प्रकार हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के मरीजों को लक्षणों की गंभीरता के आधार पर 3 अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। पहला है माइल्ड और वेरी माइल्ड। ये दोनों एक ही हैं। इनका मतलब है हल्के लक्षण और बहुत कम लक्षण वाले कोरोना मरीज। जिन मामलों में बुखार या फ्लू जैसे लक्षण, जुकाम, खांसी आदि हों, इन मामलों में मरीज कोरोना लक्षण शुरू होने के 10 दिनों के बाद और 3 दिनों तक अगर बुखार नहीं है तो अस्पताल से छुट्टी ले सकता है। मरीज को सलाह दी जाती है कि वह 7 दिनों के लिए खुद को आइसोलेट यानी घर में एकांत में रखे और अपना ध्यान रखे। दूसरा प्रकार है मॉडरेट। इस श्रेणी में निमोनिया हो लेकिन गंभीर बीमारी के लक्षण ना हो। श्वसन दर 15 से 30 प्रति मिनट यानी आप 1 मिनट में 15 से 30 बार सांस ले रहे हों। ऐसे मामलों में दो तरीकों में मरीज को छुट्टी मिलती है। पहला, अगर मरीज में 3 दिनों तक कोई लक्षण ना देखे जाएं। दूसरा, लक्षण शुरू होने के 10 दिनों के बाद। इसमें भी मरीज को सलाह दी जाती है कि वह 7 दिनों के लिए खुद को आइसोलेट यानी घर में एकांत में रखे और अपना ध्यान रखे। तीसरा और आखिरी प्रकार है सीवियर। इस श्रेणी में मरीज को तब रखा जाता है जब गंभीर निमोनिया या ARDS या सॉफ्टिक शॉक जब सॉफ्टिक शॉक हो और श्वसन दर प्रति मिनट 30 या उससे ज्यादा हो। इस मामले में मरीज सिर्फ क्लिनिकल रिकवरी के बाद ही अस्पताल से छुट्टी ले सकता है। दोस्तों, दूसरा सवाल है, मीडिया में क्लोज कॉन्टैक्ट सुनने को बहुत मिलता है। सरकार ने क्लोज कॉन्टैक्ट को किस प्रकार में परिभाषित किया गया है। क्लोज कॉन्टैक्ट को आसान भाषा में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है और आप उस व्यक्ति के 6 फीट तक करीब गए हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी दुकानदार को कोरोना वायरस है और आपने उससे कुछ सामान लिया तो वह क्लोज कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि आप उसके नजदीक थे बहुत। किसी भी संक्रमित व्यक्ति से कम 6 फुट की दूरी होनी चाहिए। इसको 2 प्रकार में बांटा गया है, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और लो रिस्क कॉन्टैक्ट। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति जो कोरोना मरीज के शरीर के तरल पदार्थ को छू लेता है, जैसे चेहरे का पसीना, खून, उल्टी, यूरिन और लार। किसी कोरोना मरीज के अगर कपड़े या बर्तन धोए हों या फिर तकिया, तौलिया, बेडशीट को छुआ हो। कोरोना का मरीज अगर आपके घर में हो, 1 मीटर यानी 3 फीट के दायरे में अगर कोई व्यक्ति आपके साथ चलता है या बाइक या स्कूटी पर बैठा है, उसको कुछ लक्षण हैं और आपसे मिलने के 6 घंटे के अंदर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। इन सभी बातों को हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स कहा गया है। एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट किसको कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपके लिए। अब बात करते हैं लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स की। कोरोना मरीज के एक ही स्थान पर काम किया गया हो या पड़े हो। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है और आपने उस व्यक्ति के साथ जाने अनजाने में कहीं काम कर लिया हो या आप उसके साथ कहीं पढ़ लिए गए हो, किसी जगह साथ में यात्रा की हो, बस, ट्रेन, फ्लाइट आदि में, इसे लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स कहा गया है। तीसरा सवाल, कोरोना वायरस फैलता कैसे है। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति जब खांसता है या सांस लेता है तो नाक या मुंह से कुछ छींटे दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर संक्रमण फैला देती हैं। छींटे किसी वस्तु या सतह पर भी फैल सकती हैं। इन वस्तुओं या सतह को छूकर हाथों को अपने मुंह, नाक या आंखों के पास ले जाने से कोरोना वायरस हो सकता है। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों से करीब 3 फीट या 1 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। चौथा सवाल, क्या कोरोना वायरस के लिए कोई दवा या थेरेपी है जो कोरोना का इलाज कर सके या उसको रोक सके। कुछ विदेशी पारंपरिक या घरेलू उपचार आराम दे सकते हैं और कोरोना के लक्षणों को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि अभी तक कोई भी दवा या उपचार कोरोना को हरा सके। बहुत सी देसी और विदेशी दवाओं को क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूंगा अपने ब्लॉग पर जैसे ही कोई सुखद खबर आएगी दवा या ट्रीटमेंट के संबंध में। ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पांचवा सवाल, क्या कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन, ड्रग या इलाज है। दोस्तों, फिलहाल नहीं। अभी तक कोरोना की उपचार या इसे खत्म करने के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है।
कोरोना से गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। छठा सवाल, किसे कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरा है? दोस्तों वैज्ञानिक अभी इस बात के बारे में पता लगा रहे हैं कि कोरोना लोगों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, लेकिन अभी तक की हुई स्टडी में पता चला है कि बुजुर्ग और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें बाकी लोगों की तुलना में कोरोना वायरस के संक्रमण से ज़्यादा खतरा है। बुजुर्ग लोग खास तौर से 60 उम्र वाले जो हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो अपना खास ध्यान रखें। और आप भी अपने घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं तो उनको बोलेंगे अपना वो खास ध्यान रखें। 10 साल से छोटे बच्चे को भी ध्यान रखें। पहले से गंभीर व्यक्ति जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक डिसीज और हार्ट डिसीज वगैरह और लिंग डिसीज, कैंसर या डायबिटीज़ वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे खतरा है संक्रमण का। 7वां सवाल, कोरोना केयर फैसिलिटी और होम आइसोलेशन में खुद को कब रखें? जितने भी लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया है उनका रिजल्ट आना बाकी है या जो कोरोना पॉजिटिव हैं वह कोरोना केयर फैसिलिटी और होम आइसोलेशन में खुद को रखें। इसकी कुछ श्रेणियां हैं, जैसे असिम्प्टोमेटिक, वायरस का संचारण उन लोगों द्वारा होता है जिनमें लक्षण नहीं दिखाई देते और कभी भी उनके संक्रमण के लक्षण ठीक व्यक्ति नहीं पहचान सकेगा। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है कोरोना का और आप उसके साथ हैं तो आप उसके लक्षण नहीं पहचान सकेंगे, लेकिन वह संक्रमित व्यक्ति कभी भी दूसरों को बहुत बीमार कर सकता है। आपको भी कोई लक्षण खुद में ना दिखें तो आप असिम्प्टोमेटिक श्रेणी में हैं। दूसरा, माइल्ड मतलब होता है हल्के लक्षण और वेरी माइल्ड मतलब होता है बहुत कम लक्षण। तीसरा है प्री सिम्प्टोमेटिक, वायरस का संचरण उन लोगों द्वारा हो सकता है जो बीमार नहीं दिखते या बीमारी महसूस नहीं करते, लेकिन बाद में लक्षण मिलेंगे। वे इसे जाने बिना भी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इन तीनों श्रेणी में कोरोना वायरस के बेहद हल्के लक्षण होने पर इलाज घर पर ही किया जा सकता है, यानी कि होम आइसोलेशन। और जो दूसरी श्रेणी है वो ये है मॉडरेट मतलब ना हल्के लक्षण ना ही अति गंभीर। सीवियर मतलब गंभीर लक्षण वाले मामले। इस श्रेणी में आप खुद को किसी एक कोविड केयर फैसिलिटी में रख सकते हैं। कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, इन सभी में से एक जगह आपको इलाज करवाने की आवश्यकता है मॉडरेट और सीवियर मामलों में। असिम्प्टोमेटिक, वाइल्ड, वेरी माइल्ड, प्री सिम्प्टोमेटिक लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। जैसे ऐसे मामले में सेल्फ आइसोलेशन के लिए और परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन करने के लिए मरीज निवास पर अपेक्षित सुविधाएं होनी चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करने को कहा गया है। आरोग्य सेतु ऐप तो आप डाउनलोड प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ही सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है और आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आपको एक्टिव 24 घंटे रखना है। अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसके लिए भारत सरकार ने फीचर फ़ोनों के लिए आरोग्य IVRS 1929 सर्विस की शुरुआत की है। इस सर्विस के लिए व्यक्ति को टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल करनी है और वो नंबर है 1929 यानी कि 1921। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करने के बाद आपको वापस कॉल आएगा। इस कॉल में आपके स्वास्थ्य से जुड़े इनपुट्स लिए जाएंगे। इसे लैंडलाइन फ़ोन से भी किया जा सकता है। मरीजों को आत्म अलगाव पर एक उपक्रम भरना होगा और होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। मरीजों को नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी जिला निगरानी अधिकारी को समय समय पर देती रहनी होगी। 8वां सवाल, अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और वह होम आइसोलेशन पर है तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप मरीज को फ़ोन में होना चाहिए। सारी नोटिफिकेशन ऑन और लोकेशन ट्रैकिंग के साथ 24 घंटे हर एक निर्देशों का आपको पालन करना होगा, जैसे कि मास्क। मरीज को हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क पहनना चाहिए। हर 8 घंटे में मास्क बदलता रहना चाहिए। मास्क को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से डिस्कार्ड करें। दूसरा है शारीरिक दूरी। घर में कोरोना मरीज का कमरा बिल्कुल अलग होना चाहिए और हर सदस्य से दूर रहना चाहिए, खासतौर पर बुजुर्ग से और जिनको कुछ बीमारी हो। किसी के साथ अपना निजी सामान साझा ना करें।
खुद की और आसपास की जगह की साफ सफाई करें। हाथ को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपना कोई पर्सनल आइटम किसी से शेयर ना करें। टेबल, गेट के हैंडल आदि को लगातार साफ आप करते रहें, किसी से करवाते रहें। मरीज को पर्याप्त आराम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी या तरल पदार्थ लेना चाहिए। पर्याप्त जल योजन के लिए मरीज अपनी हालत को खुद मॉनिटर करे। हर दिन शरीर के तापमान की जांच करे। अगर स्थिति बिगड़ने के लक्षण दिखें तो तुरंत बताना होगा। मरीज को डॉक्टर के निर्देश और दवाओं से जुड़ी सलाह माननी पड़ेगी। यदि कोई केयर टेकर या सेवक है कोरोना मरीज का होम आइसोलेशन में, तो उसे क्या करना चाहिए? तो सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से सुनिएगा। होम आइसोलेशन में केयर टेकर की भूमिका मरीज के प्रबंधन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। केयर टेकर को स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में रहना चाहिए। केयर टेकर मरीज के आसपास ही घूमता है, उसे महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसे कि मास्क। मरीज के कमरे में जाएं तो ट्रिपल लेयर वाला मेडिकल मास्क पहने। मास्क इस्तेमाल करते वक्त उसका सामने वाला हिस्सा नहीं छुएं। मास्क गीला या गंदा हो जाए तो तुरंत बदलें। इस्तेमाल के बाद मास्क को डिस्कार्ड करें और हाथों को अच्छी तरह साफ करें। साफ सफाई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। केयर टेकर को अपने चेहरे, नाक या मुंह को नहीं छूना चाहिए। मरीज या उसके कमरे में संपर्क में आने पर हाथों को अच्छी तरह धोएं। खाना बनाने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद और जब भी हाथ गंदे लगें तो अच्छी तरह धोएं। हाथों को साबुन पानी से 40 सेकंड तक धोएं। हाथों में धूल नहीं लगी है तो अल्कोहल वाला सैनिटाइजर यूज़ करें, उसका उपयोग करें। साबुन पानी से हाथ धोने के बाद डिस्पोजल पेपर नैपकिन से पोंछें। पेपर नैपकिन नहीं हो तो सिर्फ तौलिए से हाथ पोंछें, और तौलिया गीला होने पर उसे बदल दें। जोखिम का प्रबंधन है मरीजों की देखभाल करने, तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मरीज के शरीर से निकले फ्लूइड के सीधे संपर्क में नहीं आए, खासतौर जैसे कि थूक, लार, छींक, खांसी आदि। मरीज की देखभाल करते समय डिस्पोजल हैंड ग्लव्स पहने। ग्लव्स पहनने से पहले और उतारने के बाद हाथों को साफ करें। मरीज के साथ सिगरेट शेयर बिल्कुल ना करें। उसके बर्तन, पानी, तौलिए और चादर के संपर्क में आने से बचें। मरीज के इस्तेमाल की किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करें। मरीज को खाना उसके कमरे में ही दें। मरीज के बर्तन ग्लव्स पहनकर साबुन या डिटर्जेंट से साफ करें। बर्तनों का पुनः उपयोग किया जा सकता है। ग्लव्स उतारने के बाद हाथ साफ करें। मरीज के कपड़ा या उसके इस्तेमाल की कोई भी वस्तु साफ करते वक्त ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और डिस्पोजल ग्लव्स पहने। ग्लव्स पहनने से पहले और उतारने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। सुनिश्चित करें कि मरीज दिशा निर्देशों का अच्छी तरह से पालन कर रहा है। केयर टेकर या मरीज के नज़दीकी संपर्क वाले अपनी हेल्थ को खुद मॉनिटर करें। रोज शरीर के तापमान की जांच करें। कोरोना से जुड़े लक्षण दिखें तो तुरंत मेडिकल ऑफिसर से संपर्क करें। 10वां सवाल, घर में आइसोलेट कोरोना मरीज पर किस आधार पर नजर रखी जाए और किस स्थिति में उसकी रिपोर्ट आगे भेजी जाए? मरीज हो या केयर टेकर, उसे अपने स्वास्थ्य की जांच हर रात और सुबह करती रहनी चाहिए। जब भी उसे बुखार जैसा लगे, कुछ जांच हैं जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ जिन्हें नियमित रूप से करने की आवश्यकता है, जैसे शरीर के तापमान की जांच, हाथ से नसों को छूने की जांच, और कोई लक्षण जो आपको लग रहा हो, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार कोई अन्य पैरामीटर, गंभीर संकेत या लक्षण विकसित होने पर मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए, जैसे सांस लेने में परेशानी, छाती में लगातार दर्द या दबाव, मानसिक भ्रम या शरीर में उत्तेजना पैदा करने में असमर्थता, चेहरे या होठों का नीला पड़ जाना। ये चिकित्सा अधिकारी के द्वारा से सलाह दी जाती है। आपको अगर कोई भी ऐसी निशानी दिखती है तो कृपया इसकी जांच कराएं। 11वां सवाल, एक कोरोना मरीज के लिए पोषण सेवन क्या हो सकता है? उचित पोषण और जल योजन महत्वपूर्ण है। जो एक अच्छी तरह से संतुलित खाना खाते हैं वे मजबूत प्रतिरोधक क्षमता के साथ स्वस्थ होते हैं और उन्हें बीमारी और संक्रामक रोगों का खतरा कम होता है। ये जरूरी है कि आप अपनी डाइट डॉक्टर से पूछ लें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ जो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला, ताज़ा और अच्छा भोजन खाएं। अंडे, मछली, दूध, मीट, ओट्स, मक्का, ड्राई फ्रूट, सब्जियां और फलों को खा सकते हैं। स्नैक्स के लिए कच्ची सब्जियां और ताजे फल चुनें। हाई शुगर, साल्ट और फैट वाले पदार्थों से बचें। जो सब्जियां और फल डिब्बा बंद कैन में हैं और सूखी, उनका उपयोग करते समय बिना नमक और चीनी की किस्मों का चयन करें। रोज पर्याप्त पानी पिएं। पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पानी रक्त में पोषक तत्वों और यौगिकों को स्थानांतरित करता है।
आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। रोजाना पानी के 8 से 10 गिलास पिएं। मध्यम मात्रा में फैट और ऑयल का सेवन करें और कम मात्रा में नमक और चीनी खाएं। बटर और तला हुआ ना खाएं। मछली, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। कम फैट वाला दूध पीने का प्रयास करें। खाना बनाते समय नमक और मसालों की मात्रा सीमित रखें। 12वां सवाल, होम आइसोलेशन में जो मरीज है क्या वे कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से कोई पैकेज या मेल प्राप्त कर सकते हैं? इस बात का कोई सबूत नहीं है दोस्तों कि प्रभावित क्षेत्रों से दिन या सप्ताह के दौरान ली गई वस्तुएं कोरोना फैला सकती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कोरोना सतह पर तापमान और अन्य पर्यावरणीय कारकों के आधार पर कुछ घंटों तक या कई दिनों तक जीवित रह सकता है। 13वां सवाल, क्या कोरोना वायरस एक संक्रमित रोगी के कपड़ों से फैल सकता है? कोरोना संक्रमित व्यक्ति की दोस्तों, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से उत्पन्न होने वाली बूंदों से कोरोना मुख्य रूप से फैलता है। वायरस कुछ समय के लिए कपड़े के सतहों पर संक्रमित जरूर रहता है, लेकिन कुछ विशेष बिंदु हैं, उनका ध्यान आप रखिए। जैसे जो भी कपड़े कोरोना संक्रमित पहनता है उनको एकांत में रखना चाहिए और किसी से साझा नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो कोरोना संक्रमित व्यक्ति खुद ही अपने कपड़े धोएं और अगर ऐसा अपने कपड़े अन्य सामान अगर हो सके तो कोरोना संक्रमित व्यक्ति खुद ही अपने कपड़े धोए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जो धोएगा वह हाथों में ग्लव्स लगाकर धोए। 60 डिग्री पानी के तापमान में ब्लीच डालकर संक्रमित व्यक्ति के कपड़े धोने चाहिए। कपड़े और अन्य सामान जो संक्रमित व्यक्ति इस्तेमाल करता है वे रोज धोने चाहिए। 14वां सवाल, होम आइसोलेशन में कितने दिन रहना पड़ता है? जो मरीज होम आइसोलेशन में है वह होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं ऐसे: कोरोना के लक्षण दिखने के 17 दिनों बाद होम आइसोलेशन में रहना होगा। 10 दिन तक बुखार न आने पर और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है। होम आइसोलेशन की अवधि के अंत तक कोरोना से संबंधित सभी सामान्य सावधानी आपको बरतनी पड़ेंगी। 15 सवाल, कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल से डिस्चार्ज होने की पॉलिसी क्या है? दोस्तों, कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी 8 मई 2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। डिस्चार्ज के लिए कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। माइल्ड, वेरी माइल्ड, प्री सिम्टोमेटिक मामले, इनके बारे में बताता हूँ। मरीज लक्षण शुरू होने के 10 दिनों के अंदर डिस्चार्ज हो सकता है और उसको 3 दिनों तक बुखार नहीं होना चाहिए। अस्पताल से छुट्टी दिए जाने से पहले जांच कराए जाने की जरूरत नहीं है। मरीज को सलाह दी जाती है कि वह 7 दिनों तक खुद को होम आइसोलेट करे और अपनी सेहत का ध्यान रखे। दूसरे हैं मॉडरेट मामले। मरीज डिस्चार्ज हो सकता है अगर उसमें 3 दिन तक कोई लक्षण ना देखे जाएं। लक्षण शुरू होने की 10 दिनों के बाद भी मरीज डिस्चार्ज हो सकता है। अस्पताल से छुट्टी दिए जाने से पहले जांच कराए जाने की जरूरत नहीं है। मरीज को सलाह दी जाती है कि वह 7 दिनों के लिए खुद को आइसोलेट यानी घर में एकांत में रखे और अपना ध्यान रखे। तीसरा है फीवर। मरीज सिर्फ क्लिनिकल रिकवरी के बाद ही अस्पताल से छुट्टी ले सकता है। मरीज को अस्पताल द्वारा छुट्टी देने से पहले RT-PCR जांच करानी होगी। RT-PCR जांच करानी होगी। 16वां सवाल, क्या करें अगर आप होम आइसोलेशन हुए व्यक्ति के साथ घर पर रह रहे हो? अगर आप होम आइसोलेशन हुए घर में रह रहे हैं और उस घर में संक्रमित व्यक्ति है तो आपको उससे दूरी बनाकर रखनी है। उस व्यक्ति को उसके कमरे में रखने की कोशिश करें। अलग बाथरूम का इस्तेमाल करें अगर कर सकते हैं तो। साझा क्षेत्रों में जाने से पहले शमन करने वाले व्यक्ति को अपने हाथ धोने चाहिए और उस व्यक्ति से 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। घर में सभी को हाथ धोने की आदत एक तरीके से बनानी पड़ेगी। होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति को तुरंत अलग हो जाना चाहिए। अगर वह बीमार हो जाता है उसे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके सबसे पहले आवश्यकता सूचना देने की सोचे और वो सूचना दे। 17वां सवाल है, होम क्वारंटाइन क्या है? होम क्वारंटाइन का मतलब है अपने घर में रहते हुए अपने आप को दूसरे लोगों से अलग कर लेना। जो लोग खुद को होम क्वारंटाइन करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 14 दिनों के लिए अपने आप को दूसरों से अलग रखें। 18वां सवाल, होम क्वारंटाइन की आवश्यकता किसको है? 14 दिनों की होम क्वारंटाइन की आवश्यकता वाले लोगों में ये शामिल हैं: कोरोना प्रभावित देशों से यात्रा का इतिहास जिनका जुड़ा हो, घरेलू ट्रेन या हवाई यात्रा का इतिहास जिनका रहा हो, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स वाले जो मैंने आपको पहले बताए हैं, यदि कोई कोरोना संक्रमित के घर में रहकर आया है। ये सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक होगा। अगला सवाल है 19वां, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन क्या है?
इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है जब आपको डॉक्टर द्वारा कुछ समय के लिए क्वारंटाइन होने की सलाह दी जाती है। 20वां सवाल, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की आवश्यकता किसको है? जिन्हें होम क्वारंटाइन होने को कहा गया है लेकिन उनके घर में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और वह आवश्यक सावधानी नहीं बरत सकते हैं, जैसे शारीरिक दूरी का पालन। और चिकित्सा अधिकारी द्वारा कहे जाने पर जब कोई संदिग्ध मामला हो और उसके लक्षण बढ़ रहे हों। अगर कोई रेल, हवाई, बस यात्रा का इतिहास रहा है सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक, उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की ज़रूरत होती है। 21वां सवाल, खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कैसे करें? सेल्फ क्वारंटाइन के दौरान आपको आपके घर पर या स्थान पर जहां आप हैं वहां से 14 दिनों के लिए आपको बाहर नहीं निकलना। किसी भी ऐसी जगह ना जाएं जहां किसी से आप मिलें, जैसे कि मार्केट, कॉलेज, स्कूल, कोई पार्टी में बिल्कुल ना जाएं। दूसरी चीज़ हो सकती है, आपके घर या स्थान में बस वही लोग होने चाहिए जो आपके साथ रहते हैं। आपको किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलना है और अगर आपसे कोई मिलने आया है या कोई सामान देने आया है तो घर के किसी और सदस्य से कहें उस व्यक्ति से मिलने के लिए। अगर आप पीजी हॉस्टल में रहते हैं कि मतलब पेइंग गेस्ट में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो किसी और को ही कहीं बाहरी व्यक्ति से मिलने के लिए। सेल्फ क्वारंटाइन के दौरान आपने आपकी जांच करें कि कोई कोरोना का लक्षण तो नहीं। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, घर के सदस्यों को सेल्फ क्वारंटाइन में रहना होगा और आपको तुरंत बीमार होते ही सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके नेशनल हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना होगा। नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1075 यहाँ पे कॉल करके आपको सूचित करना होगा, जानकारी आपको देनी होगी अपने स्वास्थ्य से संबंधित। 22वां सवाल, क्या आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा अगर आप सेल्फ क्वारंटाइन में हैं तो? हाँ, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। आरोग्य सेतु ऐप किसी भी कंफर्टेबल फ़ोन में डाउनलोड किया जा सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य की स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करते रहना होगा। अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसके लिए भारत सरकार ने फीचर फ़ोनों के लिए आरोग्य IVRS सर्विस की शुरुआत की। सर्विस का टोल फ्री नंबर है 1921। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करने के बाद आपको वापस कॉल आएगा। इस कॉल में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी इनपुट्स लिए जाएंगे। इसे लैंडलाइन फ़ोन से भी आप कर सकते हैं। 23वां सवाल है, वे कौन से लक्षण हैं जो इंगित करते हैं कि होम क्वारंटाइन हुए व्यक्ति को तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है? कोरोना के सबसे सामान्य लक्षण बुखार और सूखी खांसी है। कुछ मरीजों को सीने में दर्द, बहती नाक या सुगंध की भावना खोने के संकेत मिल सकते हैं और इन्हें मिल भी रहे हैं। आप अपनी सूंघने की क्षमता खो सकते हैं। बुजुर्ग लोगों और दिल की समस्याओं या मधुमेह जैसी गंभीर चिकित्सा समस्या वाले लोगों में कोरोना विकसित होने की सबसे अधिक संभावना होती है। बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ वाले लोगों को तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना चाहिए या जिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए। अगला सवाल 24वां, अगर कोई सेल्फ क्वारंटाइन है और कोरोना के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो क्या उसे 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटाइन में रहना आवश्यक है? आंसर, अगर आपके लक्षण माइल्ड हैं या आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है तो आपको तब तक सेल्फ क्वारंटाइन में रहना चाहिए जब तक कि आपके सारे लक्षण नहीं चले जाते। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि क्या करना है तो चिकित्सा अधिकारी से बात करें। आपको कब तक सेल्फ क्वारंटाइन की आवश्यकता है? आप अपने डॉक्टर की सलाह पर सामान्य गतिविधियों में लौट सकते हैं, लेकिन आपको तभी भी शारीरिक दूरी का पालन करते रहना होगा। अगर आप हाई रिस्क कॉन्टैक्ट की श्रेणी में हैं तो 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की जांच करें। यदि आपको कोई नया लक्षण दिखाई देता है तो स्वयं सेल्फ क्वारंटाइन करें और अपने राज्य या डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन को सूचित करें। 25वां सवाल, किन्हें सेल्फ क्वारंटाइन करना चाहिए? सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटाइन उनके लिए सेल्फ क्वारंटाइन अनिवार्य है। 7 दिनों के लिए अपनी लागत पर वह सेल्फ क्वारंटाइन होंगे। 7 दिनों के लिए अपने घर पर आइसोलेट रहना होगा। रोजाना जांच करनी होगी शरीर की। अगर कोई लक्षण मिले तो संपर्क करें डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर या फिर राज्य हेल्पलाइन नंबर पर या फिर नेशनल हेल्पलाइन नंबर पर। 26वां सवाल, सेल्फ क्वारंटाइन के दौरान मरीज और उसके परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मास्क का निपटान कैसे करें? सेल्फ क्वारंटाइन के संदिग्ध मामले या कोरोना पॉजिटिव मामलों के कारण उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट को अलग से पीले बैग में एकत्र किया जाना चाहिए। वह पीला बैग कूड़ा उठाने वाले को दे देना चाहिए। 27वां सवाल,
नर्सिंग माताओं के लिए प्रोटोकॉल क्या है जो कोरोना पॉजिटिव हैं? मौजूदा रिपोर्ट में मां की दूध में कोरोना पैदा करने वाले वायरस का पता नहीं चला है। यदि मां और बच्चे को स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है तो मां को अपने दूध को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और कोई और जैसे कि नर्स बच्चे को दूध भी पिला सकती है। बोतलों को छूने या अपने बच्चे की देखभाल करने से पहले हाथ धोने के लिए सभी देखभाल करने वालों को याद दिलाएं कि यदि आप सीधे स्तनपान करने निर्णय लेते हैं तो वायरस के संक्रमण को प्रसार रोकने सभी कदम उठाएं। अगला सवाल, यदि कोई वंदे भारत मिशन का एक अंतर्राष्ट्रीय रिटर्न है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है तो क्या उसे 14 दिनों में पूरी अवधि के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा अगर उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 मई 2020 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बोर्डिंग से पहले सभी यात्री ये क्वेश्चन देंगे कि वे 14 दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन से गुजरेंगे। 7 दिनों के लिए अपनी लागत पर क्वारंटाइन का भुगतान करना होगा और इसके बाद 7 दिन स्वास्थ्य की निगरानी के साथ घर पर आइसोलेशन भी उन्हें करना होगा। 7 दिनों की अनिवार्य अवधि के पूरा होने के बाद यदि व्यक्ति का कोरोना टेस्ट नेगेटिव निकलता है तो नोडल अधिकारी को वचन देकर वह व्यक्ति घर पर 7 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेशन पर रह सकता है। अगला सवाल और आखिरी सवाल, क्या करें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है और उसके पास एक पालतू जानवर है? भोजन या बिस्तर साझा करने सहित अपने पालतू जानवरों के संपर्क से बचें। यदि आप बीमार होने के दौरान अपने पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं तो एक कपड़ा चेहरा ढक कर रखें और उनसे बातचीत करने से पहले और बाद में अपने हाथ धो लें। यदि आप बीमार हैं और आपका पालतू पशु बीमार हो गया है तो आपने पालतू पशु को स्वयं पशु चिकित्सालय में ना लेके जाएं, बल्कि इसके बजाय अपने पशु चिकित्सालय को चिकित्सक को बुलाएं। तो ये कुछ सवाल थे। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको कुछ अधिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी और आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब देने में आपकी सहायता की होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारी अलग अलग मुद्दों पर आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपका कोई और सवाल है तो कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। भारत में कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन चुका है। आज जो हाल कांग्रेस का है ये उसी के नेताओं की और दामाद की देन है। भाजपा पिछले 6 सालों से सत्ता में है लेकिन आज तक वो अपने मुकाबले का विपक्ष नहीं ढूंढ सकी है। देश में इस समय भाजपा के बाद यूं तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है लेकिन उसकी सोच अपराधियों से भी घातक है। कांग्रेस हर मुद्दे पर ओछी राजनीति करने उतर जाती है। गत दिनों की बात करें तो मई के महीने में विपक्षी दलों की प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बैठक हुई थी। विषय था कोरोना और चीन से संबंधित। लेकिन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की इस बैठक का उद्देश्य यदि कोरोना संकट का सामना करने में केंद्र और देश की जनता की मदद करना था तो वह पूरा होता नहीं दिखाई दिया था। कुछ विपक्षी दलों की अनुपस्थिति से 2-4 हुई ये बैठक महज आलोचना की उक्ति चरितार्थ करती नजर आई थी। ये ठीक नहीं जब कोरोना कहर सरीखे अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाने वाले संकट का सामना करने में दलगत हितों से परे हटने की जरूरत थी, तब जाने अनजाने राजनीतिक एकजुटता को भंग करने की कोशिश की गई थी। राजनीतिक एकजुटता का अभाव तो कोरोना संकट का मुकाबला करने में कठिनाई ही पैदा करेगा। वक्त की जरूरत यही थी कि इस कठिन समय में दलगत हितों को प्राथमिकता देने वाली राजनीति से बचा जाता, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष ने ये जरूरी नहीं समझा। ये अजीब है कि विपक्षी दल संकट की गंभीरता से परिचित होते हुए भी ये दिखा रहे हैं जैसे वे अचानक आई इस आपदा का अनुमान लगाने में सक्षम थे और उन्हें यह भी पता था कि लॉकडाउन की अवधि कितनी समय की होनी चाहिए और ये उपयोगी रहती। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर ये आरोप तो मढ़ रहे हैं कि उसके पास लॉकडाउन से बाहर आने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन वह ये देखने से इनकार कर रहे हैं कि विपक्षी शासित राज्य सरकारें जो हैं इन्होंने कई बार केंद्रीय सत्ता की ओर से कोई फैसला लिए जाने के पहले ही लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला कर लिया था। घर लौटने को बेचैन,
कामगारों की समस्याओं को रेखांकित कर विपक्षी दलों ने अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य किया, लेकिन उन्हें ये आभास होना चाहिए कि कामगारों की समस्याओं के लिए राज्य सरकारें भी बराबर की भागीदार हैं। बेहतर हो कि विपक्षी दल ये समझें कि कोरोना जैसे संकट से उपजी समस्याएं राजनीति चमकाने का अवसर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार को बिना सोचे समझे घेरा है। आपको जब भी लगेगा कि कांग्रेस अब और नीचे नहीं गिर सकती, उसी समय वह आपको गलत साबित कर देगी। ये एक लकवाग्रस्त, नेतृत्व विहीन और दिशाहीन पार्टी हो गई है, जिसके नेता के साथ उसकी सहयोगी पार्टियां तो छोड़िए, अपनी पार्टी के लोग भी खड़े होने को तैयार नहीं हैं। आज़ादी के बाद से ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर प्रमुख विपक्षी पार्टी सरकार ही नहीं बल्कि बाकी विपक्ष से भी अलग थलग दिख रही है। चीन के साथ हिंसक झड़प का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा था, लेकिन जिस प्रकार सोनिया और राहुल ने बयान दिए, इस मामले में वे चीन के लिए ही मददगार साबित हो रहे थे। यह पहली बार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय भी पार्टी का रवैया ऐसा ही था। यदि आपको लग रहा हो कि यह केवल प्रधानमंत्री मोदी के प्रति घृणा भाव के कारण हो रहा है, तो आप पूरी तरह सही नहीं हैं। कारगिल युद्ध के समय भी कांग्रेस का यही रवैया था। वह तब भी ऐसे ही प्रश्न पूछ रही थी और ऐसे आरोप लगा रही थी जिससे हमारी फौज का मनोबल गिरे और दुश्मन का हौसला बढ़े। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का डीएनए ही बदल गया है। यह सोनिया और राहुल की कांग्रेस है। इसमें राष्ट्रहित प्राथमिकता में ही नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक में उसकी सहयोगी डीएमके और एनसीपी सहित बाकी विपक्षी दल पीएम और सरकार के साथ खड़े दिखे थे। यहाँ तक कि हर बात पर मोदी का विरोध करने वाली ममता बनर्जी ने भी दलगत राजनीति परे रखकर राष्ट्र हित के साथ खड़े होने बेहतर समझा था। राजनीतिक रूप से सबसे परिपक्व रुख बसपा प्रमुख मायावती का रहा था। शरद पवार ने तो परोक्ष रूप से राहुल को झड़क ही दिया था, पर इन बातों से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चीन से सीमा विवाद और कोरोना काल में राहुल के राफेल अवतार की वापसी हुई है। राफेल पर उन्होंने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। अब फिर वह अपने उसी रूप में मैदान में है। उस समय उन्हें सत्ता में पहुंचाने का सपना दिखाकर उनके विद्वान सलाहकारों ने कहा कि डटे रहो, बस मोदी गिरने ही वाले हैं। नतीजा ये हुआ कि मोदी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए। इस बार ये धत कर्म इसलिए हो रहा है कि कम से कम पार्टी के सिंहासन पर तो वापसी हो। राफेल अवतार में भी उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं से शिकायत थी। वह उनकी तरह चुनावी सभाओं में चौकीदार चोर है का नारा नहीं लगाते। गत दिवस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फिर वही शिकायत की गई कि मोदी के खिलाफ पार्टी के दूसरे नेता नहीं बोल रहे हैं। इस बार उनका साथ देने के लिए बहन प्रियंका भी थी। राहुल परस्पर विरोधी बातें एक साथ कर रहे हैं। बाहर बोलते हैं मोदी कायर हैं, अंदर बोलते हैं उनकी पार्टी के नेता मोदी से डरते हैं। आलम यह है कि पार्टी साथ नहीं दे रही है, सहयोगी दल साथ नहीं दे रहे और बाकी विपक्ष आने को तैयार नहीं। फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। जब पूरे देश में चीन विरोधी माहौल था, तब राहुल प्रधानमंत्री के विरोध में खड़े थे। वह और कुछ नहीं तो शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने पर जो हुजूम उमड़ रहा था, उसे ही देख लेते। ये हुजूम देखकर कोई भी जमीनी नेता समझ जाएगा कि देश की भावना क्या है। राजनीति में कुछ बोलते समय तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली, किस समय। दूसरी, किस तरह यानी किस नियत से। तीसरी, कौन यानी बोलने वाले की विश्वसनीयता। राहुल के बोलने का समय और लहजा दोनों गलत है। ये नसीहत उन्हें शरद पवार ने दी थी। रही बात विश्वसनीयता की, तो जिस नेता की बात उसकी पार्टी के लोग ही मानने को तैयार ना हो और उसे इसकी बार बार शिकायत करनी पड़े, उसकी कौन सुनेगा। कांग्रेस के लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्यों हर बार ये धारणा बनती है कि जैसे उनका नेता दुश्मन देश के पाले में खड़ा हो। राजनीति में धारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है।
चीन से सीमा विवाद पर सोनिया और राहुल गांधी ने ये दावा करते हुए प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया था कि चीन ने हमारी ज़मीन हथिया ली है। आखिर वह कौन है जो इन दोनों को यह बता रहे थे कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है? क्या कांग्रेस के लोग चीन से लगती सीमा पर तैनात हैं या फिर उनका कोई अपना खुफिया तंत्र है? आखिर कांग्रेस ये साबित करने पर क्यों तुली है कि चीन भारत की सीमा में घुस आया है और सरकार देश से सच छिपा रही है? सवाल यह भी है कि विपक्ष में अकेले कांग्रेस को ही प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? इससे इनकार नहीं कि लद्दाख में चीन अतिक्रमण मुद्रा में था, लेकिन आखिर इसका ये मतलब कैसे हो सकता है कि वह भारत की सीमा में घुस आया है और सरकार ने उसके समक्ष हाथ डाल दिए हैं? कांग्रेस यही सिद्ध करने के लिए उतावली है। इस उतावलेपन में वह इसकी भी परवाह नहीं कर रही कि उसका रुख सेना को असहज करने वाला है। क्या कांग्रेस को इतना भी नहीं पता कि इस समय उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश को भूले से भी ये लगे कि हमारी सेना सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ नहीं? लगता है कांग्रेस ने अपनी उन पुरानी और आत्मघाती भूलों से कोई सबक नहीं सीखा जो उसने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के समय की थी। राहुल गांधी तो ठीक उसी मुद्रा में दिख रहे हैं जैसी उन्होंने राफेल सौदे को तूल देते समय अपना ली थी। जैसे उस समय उन्होंने ये मनगढ़ंत खोज की थी कि इस सौदे में दलाली का लेन देन हुआ है और प्रधानमंत्री ने खुद देश का पैसा कुछ उद्योगपति की जेब में डाला है, वैसे ही इस वक्त वह ये साबित करने पर आमदा हैं कि चीन ने भारत में घुसपैठ कर ली है और यह कथित सच्चाई केवल उन्हें ही पता है। हैरत नहीं कि राहुल के ऐसे बेड़बरूख रवैये से खुद उनके ही दल के नेता सहमत नहीं। ये समझ आता है कि चुनावी लाभ की खातिर राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर झूठ का सहारा लेने के साथ ही अभद्र राजनीति का परिचय दिया। लेकिन आखिर इस वक्त वह क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या उनके अनाप शनाप बयानों से देश की जनता उनकी मुरीद हो जाएगी या फिर वह इस मुगालते में है कि इससे चीन और पाकिस्तान के मामले में कांग्रेस नेतृत्व की देशघाती भूलों को लोग विस्मृत कर बैठेंगे? अच्छा हो कि कोई उन्हें ये समझाए कि ऐसा नहीं होने वाला। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि चीन से सीमा विवाद पर कांग्रेस किस तरह अलग थलग पड़ गई थी और पड़ चुकी है। इसकी पुष्टि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के इस बयान से मिलती है जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शरद पवार ने बिना किसी लाग लपेट कांग्रेस को 1962 की भी याद दिलाई थी, जब चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। क्या ये हैरत की बात नहीं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते समय इस भूभाग को हासिल करने की कोई कोशिश करने के बजाय चीन से चंदा लेना जरूरी समझा? पता नहीं क्यों राहुल गांधी ये एहसास भी नहीं कर पा रहे कि उनके बेतुके बोल जनता को गुमराह करने और साथ ही सेना के मनोबल को प्रभावित करने वाले साबित हो सकते हैं। क्या इससे अधिक लज्जा की बात और कोई हो सकती है कि जब भारत सरकार चीन को उसकी हद में रहने के लिए चेता रही है, तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री की घेराबंदी में लगे हैं। गत दिवस भी उन्होंने यही काम कपिल सिब्बल और चिदंबरम को साथ लेकर किया था। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि मोदी सरकार के पास कोरोना को परास्त करने की योजना नहीं है। क्या राहुल के पास ऐसी कोई योजना है? क्या महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में कोरोना को परास्त किया जा चुका है? क्या यह एक महज दुर्योग है कि कांग्रेस ने पहले कोरोना महामारी से निपटने के लिए आवश्यक राजनीति एकजुटता को भंग किया और अब वह यही काम चीन और से पेश चुनौती का जवाब देने के मामले में भी कर रही है? वह ये देखने के लिए भी तैयार नहीं कि उसके रुख से अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ उसके सहयोगी दल भी सहमत नहीं। यदि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर एकला चलो की अपनी मनमाती नीति पर चलना चाहती है तो चले दौड़े, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय हितों पर आघात तो ना करे। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की रखेल
बनकर रह गई है। बात अगर बीते दिनों राजस्थान के राजनीतिक मुद्दों की करें तो कांग्रेस से सचिन पायलट को केवल किनारे ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें अपमानित भी किया गया है। आखिर यह उनका अपमान नहीं तो क्या है कि राजस्थान पुलिस ने कांग्रेसी विधायक की खरीद फरोख्त के मामले में उन्हें नोटिस थमा दिया। यह नोटिस सचिन पायलट के प्रति अशोक गहलोत के गहरे अविश्वास को प्रकट करता है। सच्चाई जो भी हो, इसमें दो राय नहीं कि राहुल के प्रभावी होने के बाद से कांग्रेस के युवा और काबिल नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला तेज हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जगन मोहन रेड्डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता कांग्रेस छोड़ गए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। वह चाटुकारिता संस्कृति को प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है। दरबारी प्रवृत्ति वाले नेता तो चाटुकारिता करते ही रह सकते हैं, लेकिन जनाधार वाला कोई भी स्वाभिमानी नेता इस संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सकता। लगता है कांग्रेस नेतृत्व को चाटुकारिता ही पसंद है। वह ये समझने को तैयार नहीं कि यह पसंद पार्टी का बेड़ा गर्क कर रही है। ये ठीक है कि गांधी परिवार कांग्रेस की जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता कि पार्टी इस परिवार की निजी जागीर की तरह चले। यदि कांग्रेस नेतृत्व को अपने भविष्य की थोड़ी भी चिंता है तो उसे पार्टी को निजी जागीर का तरह चलाना बंद करना होगा और खुद को चाटुकारों से बचाना होगा। कांग्रेस में किस तरह चाटुकारिता संस्कृति हावी है, इसका पता राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग से चलता है। अगर वह फिर से अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं तो फिर उन्होंने यह पद छोड़ा ही क्यों था। गत दिनों राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार का मुश्किल में फैसला हैरान नहीं करता, क्योंकि उसकी स्थिरता को लेकर अंदेशा उसके गठन के समय ही उभर आया था। इसका कारण था कांग्रेस का अपने बलबूते बहुमत हासिल ना कर पाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के रिश्ते कभी सामान्य नहीं दिखे। खुद गहलोत ने कहा था कि करीब 1.5 साल से उनकी सचिन पायलट से कोई बात नहीं हुई। क्या इससे विचित्र और कुछ हो सकता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच कोई बात ना हो? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यदि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच सकी तो इसके पीछे सचिन पायलट का बड़ा हाथ है। गहलोत को पायलट का उप मुख्यमंत्री बनना रास नहीं आया। सचिन अनमने ढंग से ही काम कर रहे थे। जब ये माना जा रहा था कि वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तब राहुल गांधी ने गहलोत को वरीयता दी, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य मुकाबले कमलनाथ को दी थी। यह तब हुआ जब सचिन और सिंधिया राहुल की युवा टोली के विशेष सदस्य थे। कोरोना महामारी के चलते जब ये चर्चा शांत पड़ गई थी कि सचिन सिंधिया की राह पर जा सकते हैं, तब विधायकों की खरीद फरोख्त के एक मामले में राजस्थान पुलिस ने पूछताछ के लिए सचिन को ही नोटिस थमा दी। इससे आहत होकर उन्होंने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के एक होटल में डेरा डाल दिया। इससे राजस्थान में हड़कंप मचा और गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक बुलाई। इसमें सचिन को भी बुलाया, लेकिन ना तो वह बैठक में गए और ना ही उनके समर्थक विधायक। राजस्थान कांग्रेस ही नहीं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी खेमे में बट गया है। जब राजस्थान सरकार संकट में थी, तब राहुल गांधी मोदी पर हमला करने के लिए वीडियो बनाने में व्यस्त थे। कांग्रेस के पुराने नेता युवा नेताओं को आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक समय देश की नब्ज को बेहतर ढंग से समझती थी, लेकिन आज वह अपनी जमीन से कटी दिख रही है। गांधी परिवार और खास तौर से राहुल जैसी राजनीति कर रहे हैं, वह कोई उम्मीद नहीं जगाती। वह महज प्रधानमंत्री मोदी से बदला लेने और उन्हें बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। यह राजनीति कांग्रेस को पतन की तरफ ले जा रही है। इसे खुद कांग्रेस जन भी स्वीकार कर रहे हैं। राहुल ने पहले जिस तरह राफेल सौदे को तूल दिया, अब चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे, उससे यही लगता है कि उनकी समझ से विपक्षी नेता के तौर पर उल्टे सीधे आरोप उछालना ही राजनीति है।
उनकी ट्वीट और बयान कोई राजनीतिक बहस छेड़ने के बजाय कांग्रेस की फजीहत ही अधिक कराते हैं। राजस्थान सरकार ने तो धमकी तक दे डाली थी कि वह राजस्व भवन की घेराबंदी करेंगे। निसंदेह ये कोई अच्छी स्थिति नहीं कि सत्ता में बैठे लोग ही राजभवन घेरने की धमकी दें, लेकिन आज की राजनीति तो मर्यादाओं के उल्लंघन के लिए ही जानी जाती है। कुछ समय पहले चीन को लेकर राहुल गांधी ने नए सिरे से वही पुरानी रट लगाई कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति को लेकर सरकार सही नहीं बोल रही है। चूंकि वह पहले भी ऐसा ही कह चुके हैं, इसलिए यह साफ है कि उन्हें ना तो सरकार पर यकीन है और ना ही सेना पर। राहुल की माने तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वस्तु स्थिति को लेकर वह जो कह रहे हैं वही अंतरिम सत्य है और केवल उसे ही माना जाए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने दम्भ दिखाते हुए ये भी कहा कि वह झूठ नहीं बोलेंगे, भले ही उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। आखिर देश और साथ ही वह खुद ही कैसे भूल सकते हैं कि राफेल सौदे पर उन्होंने किस तरह चुन चुन कर झूठ बोला था। क्या ये महज दुर्योग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर वह संभल कर बोलना जरूरी नहीं समझ रहे हैं? हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में उनके रुख रवैये से कांग्रेस के भी अनेक नेता सहमत नहीं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। समस्या केवल ये नहीं है कि उन पर प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की जिद सवार है, बल्कि ये भी है कि वह अक्सर भाषा की मर्यादा की भी परवाह नहीं करते। किसी नेता के साथ ऐसा तभी होता है जब वह या तो अहंकार से भर जाता है या फिर जमीनी हकीकत की परवाह करना छोड़ देता है। राहुल केवल सार्वजनिक विमर्श का स्तर ही नहीं गिरा रहे, बल्कि राजनीतिक माहौल दूषित करने का भी काम कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहे राहुल गांधी के रवैये से ये स्पष्ट है कि वह लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की जटिलता से अवगत नहीं होना चाह रहे। निसंदेह वह ये भी देखने की जहमत नहीं उठा रहे हैं कि वह भारत सरकार किस तरह चीन के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठा रही है और दुनिया के बड़े देश किस प्रकार भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये विडंबना ही है कि राहुल गांधी चीन के इरादों को लेकर मोदी सरकार पर तो हमलावर हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस ने समझौता किस लिए किया था। उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से चंदा क्यों लिया। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि वह इस बारे में भी अपने राजनीतिक करियर की चिंता बगैर किए बिना सच बोलें? कांग्रेस का अर्थ सोनिया और राहुल गांधी नहीं, बल्कि देश भर में फैले हजारों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हैं। 7 अगस्त को कांग्रेस के 23 प्रमुख नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर मृत प्राय कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए संगठन, उसकी कार्यप्रणाली और नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन की मांग की। 24 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पूर्व किसी ने यह पत्र लीक कर दिया। पत्र में अनेक सुझाव दिए गए थे जिससे पार्टी अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त कर सके। वास्तव में कांग्रेस ये अप्रत्याशित था। सोनिया और राहुल को गांधी ब्रांड पर इतना गुमान था कि वह कल्पना नहीं कर सकते थे कि गुलाम नबी आजाद, वीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल, मुकुल वासनिक, मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा कदम उठाएंगे। उनके गुमान का कारण भी वही लोग हैं जिन्होंने पत्र तो लिखा, लेकिन इसके पहले कभी नेतृत्व को आईना दिखाने की जरूरत नहीं समझी और सोनिया गांधी को 19 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखा तथा उनके बाद राहुल को नेतृत्व सौंप दिया। वे राहुल की अयोग्यता को बर्दाश्त करते रहे और राहुल नेहरू गांधी वंश का कांग्रेस नेतृत्व एक अधिकार मानने की भूल करते रहे और बाकी पार्टी के नेता भी यही भूल करते रहे। कांग्रेस में इक्का दुक्का विरोध और पार्टी छोड़ना तो हमेशा ही चलता रहा है, लेकिन ऐसा संगठित, सशक्त और सामूहिक विरोध तो
1948 के बाद पहली बार दिखाई दिया है। उस समय कांग्रेस सोशलिस्ट सेंटर के नेता आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी आदि ने कांग्रेस द्वारा समाजवादी नीतियां अपनाने के विरोध में पार्टी छोड़ी थी। वर्ष 1969 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वह इंदिरा गांधी के विरुद्ध कांग्रेस सिंडिकेट मोरारजी देसाई के, कामराज, निजलिंगपा, सीबी गुप्ता, नीलम संजीव रेड्डी आदि नेताओं के लामबंद होने से हुआ। देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं के पत्र में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, उसमें पार्टी के हित की ही बात कही गई थी। लेकिन सोनिया, राहुल और प्रियंका को वह इसलिए चुभी क्योंकि उसमें दो ऐसी मांगे हैं जो कांग्रेसी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। एक मांग कांग्रेस आला कमान संस्कृति को खत्म कर पार्टी में संस्थागत नेतृत्व प्रक्रिया स्थापित करने से संबंधित है, जो कांग्रेस में नेहरू गांधी वंश का एकाधिकार समाप्त करती। दूसरी मांग राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर तक दल में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित थी, जिसे समाप्त करने की शुरुआत इंदिरा गांधी ने 1969 में ही कर दी थी। इसके परिणाम स्वरूप जून 1975 में जब उन्होंने देश में आपातकाल थोपा, तब कांग्रेसी नेताओं हेमंती नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम और युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया आदि के नेतृत्व का विरोध करने के बजाय उनसे किनारा कर लिया। आज पार्टी के हित में नेतृत्व के खिलाफ बिगुल बजाने वाले कांग्रेसियों ने हिम्मत का काम किया है। यह काम उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। जनता तो समझने लगी थी कांग्रेस में ऐसी प्राची विलुप्त हो चुकी है। कांग्रेस को यदि कोई बाहरी सीख देता तो नेतृत्व को बुरा लग सकता था, पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया, यदि वह नसीहत दे रहे हैं तो उसे सकारात्मक ढंग से लेने की जरूरत थी। जिस प्रकार पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट आदि को दरकिनार किया गया और अब पत्र भेजने वाले नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, वह कांग्रेस के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व कुछ भी करे, पर यह साफ है कि कांग्रेस के अंदर नई कांग्रेस के अंकुर फूट चुके हैं, जिसमें सोनिया और राहुल के नेतृत्व के लिए सीमित स्थान है। गांधी परिवार के पुराने वफादारों में से एक आनंद शर्मा इस बात को लेकर आहत है कि उन्हें परिवार के भीतर कुछ लोग के समक्ष फिर से अपनी वफादारी साबित करनी पड़ रही है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा नमूना राजस्थान है, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को पुलिस ने नोटिस भेजे थे। कांग्रेस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर मोदी यह आश्वासन दें कि चीन ने जमीन छोड़ दी है, तो क्या कांग्रेस और नेहरू की विरासत के उत्तराधिकारी यह आश्वासन देंगे कि चीन वह 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस कर देगा जिसे नेहरू ने कब्जाने दिया था। कुछ समय पहले कांग्रेस ने अपने विधायक आदिति सिंह पर कार्रवाई कर दी थी, क्योंकि उन्होंने बस पॉलिटिक्स पर टिप्पणी कर दी थी। वहीं भाजपा में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी को बहुत अपशब्द कहे थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी और बोलने की तुलना तो कर ही सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कांग्रेस की अजीब कहानी का दूसरा पार्ट जल्द आएगा, तब के लिए। दोस्तों, कोरोना महामारी का डर सभी के दिलों में है। ऐसे बहुत से सवाल हैं देश की जनता के जहन में कोरोना से संबंधित, जिसका जवाब वे तलाश रहे हैं। मैंने कुछ प्रयास किया है कि उन सभी सवालों के जवाब दे सकूं। पूरी वीडियो देखना। अगर आपको लगे कि कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। ये वीडियो देखने के बाद आप दूसरों को बहुत कुछ बता सकेंगे कोरोना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है, भारतीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोरोना संक्रमण मरीजों की क्या प्रकार हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के मरीजों को लक्षणों की गंभीरता के आधार पर 3 अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। पहला है माइल्ड,
और वेरी माइल्ड, ये दोनों एक ही हैं। इनका मतलब है हल्के लक्षण और बहुत कम लक्षण वाले कोरोना मरीज। जिन मामलों में बुखार या फ्लू जैसे लक्षण, जुकाम, खांसी आदि हों, इन मामलों में मरीज कोरोना लक्षण शुरू होने के 10 दिनों के बाद और 3 दिनों तक अगर बुखार नहीं है तो अस्पताल से छुट्टी ले सकता है। मरीज को सलाह दी जाती है कि वह 7 दिनों के लिए खुद को आइसोलेट यानी घर में एकांत में रखे और अपना ध्यान रखे। दूसरा प्रकार है मॉडरेट। इस श्रेणी में निमोनिया हो लेकिन गंभीर बीमारी के लक्षण ना हो। श्वसन दर 15 से 30 प्रति मिनट, यानी आप 1 मिनट में 15 से 30 बार सांस ले रहे हों। ऐसे मामलों में दो तरीकों में मरीज को छुट्टी मिलती है। पहला, अगर मरीज में 3 दिनों तक कोई लक्षण ना देखे जाएं। दूसरा, लक्षण शुरू होने के 10 दिनों के बाद। इसमें भी मरीज को सलाह दी जाती है कि वह 7 दिनों के लिए खुद को आइसोलेट यानी घर में एकांत में रखे और अपना ध्यान रखे। तीसरा और आखिरी प्रकार है सीवियर। इस श्रेणी में मरीज को तब रखा जाता है जब गंभीर निमोनिया या ARDS या सॉफ्टिक शॉक जब सॉफ्टिक शॉक हो और श्वसन दर प्रति मिनट 30 या उससे ज्यादा हो। इस मामले में मरीज सिर्फ क्लिनिकल रिकवरी के बाद ही अस्पताल से छुट्टी ले सकता है। दोस्तों, दूसरा सवाल है, मीडिया में क्लोज कॉन्टैक्ट सुनने को बहुत मिलता है। सरकार ने क्लोज कॉन्टैक्ट को किस प्रकार में परिभाषित किया गया है? क्लोज कॉन्टैक्ट को आसान भाषा में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है और आप उस व्यक्ति के 6 फीट तक करीब गए हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी दुकानदार को कोरोना वायरस है और आपने उससे कुछ सामान लिया तो वह क्लोज कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि आप उसके नज़दीक थे बहुत। किसी भी संक्रमित व्यक्ति से कम 6 फुट की दूरी होनी चाहिए। इसको 2 प्रकार में बांटा गया है, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और लो रिस्क कॉन्टैक्ट। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति जो कोरोना मरीज के शरीर के तरल पदार्थ को छू लेता है, जैसे चेहरे का पसीना, खून, उल्टी, यूरिन और लार। किसी कोरोना मरीज की अगर कपड़े या बर्तन धोए हों या फिर तकिया, तौलिया, बेडशीट को छुआ हो। कोरोना का मरीज अगर आपके घर में हो, 1 मीटर यानी 3 फीट के दायरे में अगर कोई व्यक्ति आपके साथ चलता है या बाइक या स्कूटी पर बैठा है, उसको कुछ लक्षण हैं और आपसे मिलने के 6 घंटे के अंदर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। इन सभी बातों को हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स कहा गया है। एक बार रिपीट करके सुन लीजिएगा कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट किसको कहा गया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी आपके लिए। अब बात करते हैं लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स की। कोरोना मरीज के एक ही स्थान पर काम किया गया हो या पड़े हों। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है और आपने उस व्यक्ति के साथ जाने अनजाने में कहीं काम कर लिया हो या आप उसके साथ कहीं पढ़ लिए गए हों, किसी जगह साथ में यात्रा की हो, बस, ट्रेन, फ्लाइट आदि में, इसे लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स कहा गया है। तीसरा सवाल, कोरोना वायरस फैलता कैसे है? कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। कोरोना से पीड़ित व्यक्ति जब खांसता है या सांस लेता है तो नाक या मुंह से कुछ छींटें दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर संक्रमण फैला देती हैं। छींटें किसी वस्तु या सतह पर भी फैल सकती हैं। इन वस्तुओं या सतह को छूकर हाथों को अपने मुंह, नाक या आंखों के पास ले जाने से कोरोना वायरस हो सकता है। कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों से करीब 3 फीट या 1 मीटर की दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। चौथा सवाल, क्या कोरोना वायरस के लिए कोई दवा या थेरेपी है जो कोरोना का इलाज कर सके या उसको रोक सके? कुछ विदेशी पारंपरिक या घरेलू उपचार आराम दे सकते हैं और कोरोना के लक्षणों को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि अभी तक कोई भी दवा या उपचार कोरोना को हरा सके। बहुत सी देसी और विदेशी दवाओं को क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूंगा अपने ब्लॉग पर जैसे ही कोई सुखद खबर आएगी दवा या ट्रीटमेंट के संबंध में। ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पांचवा सवाल, क्या कोरोना वायरस के लिए कोई वैक्सीन, ड्रग या इलाज है? दोस्तों, फिलहाल नहीं। अभी तक कोरोना की उपचार या इसे खत्म करने के लिए कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। कोरोना से गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। छठा सवाल, किसे कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरा है? वैज्ञानिक अभी इस बात के बारे में पता लगा रहे हैं कि कोरोना लोगों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, लेकिन अभी तक की हुई स्टडी में पता चला है कि बुजुर्ग और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें बाकी लोगों की तुलना में कोरोना वायरस के संक्रमण से ज्यादा खतरा है।
बुजुर्ग लोग खास तौर से 60 उम्र वाले जो हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो अपना खास ध्यान रखें। और आप भी अपने घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं तो उनको बोलें कि अपना वो खास ध्यान रखें। 10 साल से छोटे बच्चे को भी ध्यान रखें। पहले से गंभीर व्यक्ति जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक डिसीज और हार्ट डिसीज वगैरह और लिंग डिसीज, कैंसर या डायबिटीज़ वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा इससे खतरा है संक्रमण का। 7वां सवाल, कोरोना केयर फैसिलिटी और होम आइसोलेशन में खुद को कब रखें। जितने भी लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया है उनका रिजल्ट आना बाकी है या जो कोरोना पॉजिटिव हैं वह कोरोना केयर फैसिलिटी और होम आइसोलेशन में खुद को रखें। इसकी कुछ श्रेणियां हैं, जैसे असिम्प्टोमेटिक, वायरस का संचारण उन लोगों द्वारा होता है जिनमें लक्षण नहीं दिखाई देते और कभी भी उनके संक्रमण के लक्षण ठीक व्यक्ति नहीं पहचान सकेगा। अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है कोरोना का और आप उसके साथ हैं तो आप उसके लक्षण नहीं पहचान सकेंगे, लेकिन वह संक्रमित व्यक्ति कभी भी दूसरों को बहुत बीमार कर सकता है। आपको भी कोई लक्षण खुद में ना दिखें तो आप असिम्प्टोमेटिक श्रेणी में हैं। दूसरा, माइल्ड मतलब होता है हल्के लक्षण और वेरी माइल्ड मतलब होता है बहुत कम लक्षण। तीसरा है प्री सिम्प्टोमेटिक, वायरस का संचरण उन लोगों द्वारा हो सकता है जो बीमार नहीं दिखते या बीमारी महसूस नहीं करते, लेकिन बाद में लक्षण मिलेंगे। वे इसे जाने बिना भी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं। इन तीनों श्रेणी में कोरोना वायरस के बेहद हल्के लक्षण होने पर इलाज घर पर ही किया जा सकता है, यानी कि होम आइसोलेशन। और जो दूसरी श्रेणी है वो ये है मॉडरेट मतलब ना हल्के लक्षण ना ही अति गंभीर। सीवियर मतलब गंभीर लक्षण वाले मामले। इस श्रेणी में आप खुद को किसी एक कोविड केयर फैसिलिटी में रख सकते हैं। कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल, इन सभी में से एक जगह आपको इलाज करवाने की आवश्यकता है मॉडरेट और सीवियर मामलों में। असिम्प्टोमेटिक, वाइल्ड, वेरी माइल्ड, प्री सिम्प्टोमेटिक लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन के दौरान सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। जैसे ऐसे मामले में सेल्फ आइसोलेशन के लिए और परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन करने के लिए मरीज निवास पर अपेक्षित सुविधाएं होनी चाहिए। आरोग्य सेतु ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करने को कहा गया है। आरोग्य सेतु ऐप तो आप डाउनलोड प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड कर ही सकते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है और आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसको आपको एक्टिव 24 घंटे रखना है। अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसके लिए भारत सरकार ने फीचर फ़ोनों के लिए आरोग्य IVRS 1929 सर्विस की शुरुआत की है। इस सर्विस के लिए व्यक्ति को टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल करनी है और वो नंबर है 1929 यानी कि 1921। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करने के बाद आपको वापस कॉल आएगा। इस कॉल में आपके स्वास्थ्य से जुड़े इनपुट्स लिए जाएंगे। इसे लैंडलाइन फ़ोन से भी किया जा सकता है। मरीजों को आत्म अलगाव पर एक उपक्रम भरना होगा और होम आइसोलेशन के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। मरीजों को नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी जिला निगरानी अधिकारी को समय समय पर देती रहनी होगी। 8वां सवाल, अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और वह होम आइसोलेशन पर है तो उसे क्या करना चाहिए। ऐसे मामलों में आरोग्य सेतु ऐप मरीज को फ़ोन में होना चाहिए। सारी नोटिफिकेशन ऑन और लोकेशन ट्रैकिंग के साथ 24 घंटे हर एक निर्देशों का आपको पालन करना होगा, जैसे कि मास्क। मरीज को हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क पहनना चाहिए। हर 8 घंटे में मास्क बदलता रहना चाहिए। मास्क को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट से डिस्कार्ड करें। दूसरा है शारीरिक दूरी। घर में कोरोना मरीज का कमरा बिल्कुल अलग होना चाहिए और हर सदस्य से दूर रहना चाहिए, खासतौर पर बुजुर्ग से और जिनको कुछ बीमारी हो। किसी के साथ अपना निजी सामान साझा ना करें। खुद की और आसपास की जगह की साफ सफाई करें। हाथ को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपना कोई पर्सनल आइटम किसी से शेयर ना करें। टेबल, गेट के हैंडल आदि को लगातार साफ आप करते रहें, किसी से करवाते रहें। मरीज को पर्याप्त आराम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी या तरल पदार्थ लेना चाहिए। पर्याप्त जल योजन के लिए मरीज अपनी हालत को खुद मॉनिटर करे। हर दिन शरीर के तापमान की जांच करे। अगर स्थिति बिगड़ने के लक्षण दिखें तो तुरंत बताना होगा। मरीज को डॉक्टर के निर्देश और दवाओं से जुड़ी सलाह माननी पड़ेगी।
यदि कोई केयर टेकर या सेवक है कोरोना मरीज का होम आइसोलेशन में, तो उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से सुनिएगा। होम आइसोलेशन में केयर टेकर की भूमिका मरीज के प्रबंधन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। केयर टेकर को स्वास्थ्य अधिकारियों के संपर्क में रहना चाहिए। केयर टेकर मरीज के आसपास ही घूमती है, तो उसे घूमता है, उसे महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसे कि मास्क। मरीज के कमरे में जाएं तो ट्रिपल लेयर वाला मेडिकल मास्क पहने। मास्क इस्तेमाल करते वक्त उसका सामने वाला हिस्सा नहीं छुएं। मास्क गीला या गंदा हो जाए तो तुरंत बदलें। इस्तेमाल के बाद मास्क को डिस्कार्ड करें और हाथों को अच्छी तरह साफ करें। साफ सफाई भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। केयर टेकर को अपने चेहरे, नाक या मुंह को नहीं छूना चाहिए। मरीज या उसके कमरे में संपर्क में आने पर हाथों को अच्छी तरह धोएं। खाना बनाने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद और जब भी हाथ गंदे लगें तो अच्छी तरह धोएं। हाथों को साबुन पानी से 40 सेकंड तक धोएं। हाथों में धूल नहीं लगी है तो अल्कोहल वाला सैनिटाइजर यूज़ करें, उसका उपयोग करें। साबुन पानी से हाथ धोने के बाद डिस्पोजल पेपर नैपकिन से पोंछें। पेपर नैपकिन नहीं हो तो सिर्फ तौलिए से हाथ पोंछें, और तौलिया गीला होने पर उसे बदल दें। जोखिम का प्रबंधन है मरीजों की देखभाल करने, तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मरीज के शरीर से निकले फ्लूइड के सीधे संपर्क में नहीं आए, खासतौर जैसे कि थूक, लार, छींक, खांसी आदि। मरीज की देखभाल करते समय डिस्पोजल हैंड ग्लव्स पहने। ग्लव्स पहनने से पहले और उतारने के बाद हाथों को साफ करें। मरीज के साथ सिगरेट शेयर बिल्कुल ना करें। उसके बर्तन, पानी, तौलिए और चादर के संपर्क में आने से बचें। मरीज के इस्तेमाल की किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं करें। मरीज को खाना उसके कमरे में ही दें। मरीज के बर्तन ग्लव्स पहनकर साबुन या डिटर्जेंट से साफ करें। बर्तनों का पुनः किया जा सकता है। ग्लव्स उतारने के बाद हाथ साफ करें। मरीज के कपड़ा या उसके इस्तेमाल की कोई भी वस्तु साफ करते वक्त ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और डिस्पोजल ग्लव्स पहने। ग्लव्स पहनने से पहले और उतारने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। सुनिश्चित करें कि मरीज दिशा निर्देशों का अच्छी तरह से पालन कर रहा है। केयर टेकर या मरीज के नज़दीकी संपर्क वाले अपनी हेल्थ को खुद मॉनिटर करें। रोज शरीर के तापमान की जांच करें। कोरोना से जुड़े लक्षण दिखें तो तुरंत मेडिकल ऑफिसर से संपर्क करें। 10वां सवाल, घर में आइसोलेट कोरोना मरीज पर किस आधार पर नजर रखी जाए और किस स्थिति में उसकी रिपोर्ट आगे भेजी जाए? मरीज हो या केयर टेकर, उसे अपने स्वास्थ्य की जांच हर रात और सुबह करती रहनी चाहिए। जब भी उसे बुखार जैसा लगे, कुछ जांच हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन्हें नियमित रूप से करने की आवश्यकता है, जैसे शरीर के तापमान की जांच, हाथ से नसों को छूने की जांच, और कोई लक्षण जो आपको लग रहा हो, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार कोई अन्य पैरामीटर, गंभीर संकेत या लक्षण विकसित होने पर मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए, जैसे सांस लेने में परेशानी, छाती में लगातार दर्द या दबाव, मानसिक भ्रम या शरीर में उत्तेजना पैदा करने में असमर्थता, चेहरे या होठों का नीला पड़ जाना। ये चिकित्सा अधिकारी के द्वारा से सलाह दी जाती है। आपको अगर कोई भी ऐसी निशानी दिखती है तो कृपया इसकी जांच कराएं। 11वां सवाल, एक कोरोना मरीज के लिए पोषण सेवन क्या हो सकता है? उचित पोषण और जलयोजन महत्वपूर्ण है। जो एक अच्छी तरह से संतुलित खाना खाते हैं वे मजबूत प्रतिरोधक क्षमता के साथ स्वस्थ होते हैं और उन्हें बीमारी और संक्रामक रोगों का खतरा कम होता है। ये जरूरी है कि आप अपनी डाइट डॉक्टर से पूछ लें, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ जो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला, ताज़ा और अच्छा भोजन खाएं। अंडे, मछली, दूध, मीट, ओट्स, मक्का, ड्राई फ्रूट, सब्जियां और फलों को खा सकते हैं। स्नैक्स के लिए कच्ची सब्जियां और ताजे फल चुनें। हाई शुगर, साल्ट और फैट वाले पदार्थों से बचें। जो सब्जियां और फल डिब्बा बंद कैन में हैं और सूखी, उनका उपयोग करते समय बिना नमक और चीनी की किस्मों का चयन करें। रोज पर्याप्त पानी पिएं। पानी जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पानी रक्त में पोषक तत्वों और यौगिकों को स्थानांतरित करता है, आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। रोजाना पानी के 8 से 10 गिलास पिएं। मध्यम मात्रा में फैट और ऑयल का सेवन करें और कम मात्रा में नमक और चीनी खाएं। बटर और तला हुआ ना खाएं। मछली, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें। कम फैट वाला दूध पीने का प्रयास करें। खाना बनाते समय नमक और मसालों की मात्रा सीमित रखें। 12वां सवाल, होम आइसोलेशन में जो मरीज है क्या वे कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से कोई पैकेज या मेल प्राप्त कर सकते हैं? इस बात का कोई सबूत नहीं है दोस्तों कि प्रभावित क्षेत्रों से
दिन या सप्ताह के दौरान ली गई वस्तु कोरोना फैला सकती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि कोरोना सतह पर तापमान और अन्य पर्यावरणीय कारकों के आधार पर कुछ घंटों तक या कई दिनों तक जीवित रह सकता है। 13वां सवाल, क्या कोरोना वायरस एक संक्रमित रोगी के कपड़ों से फैल सकता है? कोरोना संक्रमित व्यक्ति की दोस्तों, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से उत्पन्न होने वाली बूंदों से कोरोना मुख्य रूप से फैलता है। वायरस कुछ समय के लिए कपड़े के सतहों पर संक्रमित जरूर रहता है, लेकिन कुछ विशेष बिंदु हैं, उनका ध्यान आप रखिए। जैसे जो भी कपड़े कोरोना संक्रमित पहनता है उनको एकांत में रखना चाहिए और किसी से साझा नहीं करना चाहिए। अगर हो सके तो कोरोना संक्रमित व्यक्ति खुद ही अपने कपड़े धोएं, और अगर ऐसा अपने कपड़े अन्य सामान अगर हो सके तो कोरोना संक्रमित व्यक्ति खुद ही अपने कपड़े धोए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो जो धोएगा वह हाथों में ग्लव्स लगाकर धोए। 60 डिग्री पानी के तापमान में ब्लीच डालकर संक्रमित व्यक्ति के कपड़े धोने चाहिए। कपड़े और अन्य सामान जो संक्रमित व्यक्ति इस्तेमाल करता है वे रोज धोने चाहिए। 14वां सवाल, होम आइसोलेशन में कितने दिन रहना पड़ता है? जो मरीज होम आइसोलेशन में है वह होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं ऐसे: कोरोना के लक्षण दिखने के 17 दिनों बाद होम आइसोलेशन में रहना होगा। 10 दिन तक बुखार न आने पर और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है। होम आइसोलेशन की अवधि के अंत तक कोरोना से संबंधित सभी सामान्य सावधानी आपको बरतनी पड़ेंगी। 15 सवाल, कोरोना मरीजों के लिए अस्पताल से डिस्चार्ज होने की पॉलिसी क्या है? दोस्तों, कोरोना मरीजों के लिए नई डिस्चार्ज पॉलिसी 8 मई 2020 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाई गई है। डिस्चार्ज के लिए कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। माइल्ड, वेरी माइल्ड, प्री सिम्टोमेटिक मामले, इनके बारे में बताता हूँ। मरीज लक्षण शुरू होने के 10 दिनों के अंदर डिस्चार्ज हो सकता है और उसको 3 दिनों तक बुखार नहीं होना चाहिए। अस्पताल से छुट्टी दिए जाने से पहले जांच कराए जाने की जरूरत नहीं है। मरीज को सलाह दी जाती है कि वह 7 दिनों तक खुद को होम आइसोलेट करे और अपनी सेहत का ध्यान रखे। दूसरे हैं मॉडरेट मामले। मरीज डिस्चार्ज हो सकता है अगर उसमें 3 दिन तक कोई लक्षण ना देखे जाएं। लक्षण शुरू होने की 10 दिनों के बाद भी मरीज डिस्चार्ज हो सकता है। अस्पताल से छुट्टी दिए जाने से पहले जांच कराए जाने की जरूरत नहीं है। मरीज को सलाह दी जाती है कि वह 7 दिनों के लिए खुद को आइसोलेट यानी घर में एकांत में रखे और अपना ध्यान रखे। तीसरा है फीवर। मरीज सिर्फ क्लिनिकल रिकवरी के बाद ही अस्पताल से छुट्टी ले सकता है। मरीज को अस्पताल द्वारा छुट्टी देने से पहले RT-PCR जांच करानी होगी। RT-PCR जांच करानी होगी। 16वां सवाल, क्या करें अगर आप होम आइसोलेशन हुए व्यक्ति के साथ घर पर रह रहे हो? अगर आप होम आइसोलेशन हुए घर में रह रहे हैं और उस घर में संक्रमित व्यक्ति है तो आपको उससे दूरी बनाकर रखनी है। उस व्यक्ति को उसके कमरे में रखने की कोशिश करें। अलग बाथरूम का इस्तेमाल करें अगर कर सकते हैं तो। साझा क्षेत्रों में जाने से पहले शमन करने वाले व्यक्ति को अपने हाथ धोने चाहिए और उस व्यक्ति से 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए। घर में सभी को हाथ धोने की आदत एक तरीके से बनानी पड़ेगी। होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति को तुरंत अलग हो जाना चाहिए। अगर वह बीमार हो जाता है उसे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके सबसे पहले आवश्यकता सूचना देने की सोचे और वो सूचना दे। 17वां सवाल है, होम क्वारंटाइन क्या है? होम क्वारंटाइन का मतलब है अपने घर में रहते हुए अपने आप को दूसरे लोगों से अलग कर लेना। जो लोग खुद को होम क्वारंटाइन करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे 14 दिनों के लिए अपने आप को दूसरों से अलग रखें। 18वां सवाल, होम क्वारंटाइन की आवश्यकता किसको है? 14 दिनों की होम क्वारंटाइन की आवश्यकता वाले लोगों में ये शामिल हैं: कोरोना प्रभावित देशों से यात्रा का इतिहास जिनका जुड़ा हो, घरेलू ट्रेन या हवाई यात्रा का इतिहास जिनका रहा हो, हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स वाले जो मैंने आपको पहले बताए हैं, यदि कोई कोरोना संक्रमित के घर में रहकर आया है। ये सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक होगा। अगला सवाल है 19वां, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन क्या है? इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है जब आपको डॉक्टर द्वारा कुछ समय के लिए क्वारंटाइन होने की सलाह दी जाती है। 20वां सवाल, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की आवश्यकता किसको है? जिन्हें होम क्वारंटाइन होने को कहा गया है लेकिन उनके घर में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और वह आवश्यक सावधानी नहीं बरत सकते हैं, जैसे शारीरिक दूरी का पालन, और चिकित्सा अधिकारी द्वारा कहे जाने पर जब कोई संदिग्ध मामला हो और उसके लक्षण बढ़ रहे हों। अगर कोई रेल, हवाई, बस यात्रा का इतिहास रहा है सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक, उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की ज़रूरत होती है। 21वां सवाल, खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कैसे करें? सेल्फ क्वारंटाइन के दौरान आपको
आपके घर पर या स्थान पर जहां आप हैं वहां से 14 दिनों के लिए आपको बाहर नहीं निकलना। किसी भी ऐसी जगह ना जाएं जहां किसी से आप मिलें, जैसे कि मार्केट, कॉलेज, स्कूल, कोई पार्टी में बिल्कुल ना जाएं। दूसरी चीज़ हो सकती है, आपके घर या स्थान में बस वही लोग होने चाहिए जो आपके साथ रहते हैं। आपको किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिलना है, और अगर आपसे कोई मिलने आया है या कोई सामान देने आया है तो घर के किसी और सदस्य से कहें उस व्यक्ति से मिलने के लिए। अगर आप पीजी हॉस्टल में रहते हैं, कि मतलब पेइंग गेस्ट में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो किसी और को ही कहीं बाहरी व्यक्ति से मिलने के लिए। सेल्फ क्वारंटाइन के दौरान आपने आपकी जांच करें कि कोई कोरोना का लक्षण तो नहीं। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, घर के सदस्यों को सेल्फ क्वारंटाइन में रहना होगा और आपको तुरंत बीमार होते ही सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके नेशनल हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना होगा। नेशनल हेल्पलाइन नंबर है 1075 1075 यहाँ पे कॉल करके आपको सूचित करना होगा, जानकारी आपको देनी होगी अपने स्वास्थ्य से संबंधित। 22वां सवाल, क्या आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा अगर आप सेल्फ क्वारंटाइन में हैं तो? हाँ, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य है। आरोग्य सेतु ऐप किसी भी कंफर्टेबल फोन में डाउनलोड किया जा सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य की स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करते रहना होगा। अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसके लिए भारत सरकार ने फीचर फोनों के लिए आरोग्य IVRS सर्विस की शुरुआत की। सर्विस का टोल फ्री नंबर है 1921। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करने के बाद आपको वापस कॉल आएगा। इस कॉल में आपके स्वास्थ्य से जुड़ी इनपुट्स लिए जाएंगे। इसी लैंडलाइन फ़ोन से भी आप कर सकते हैं। 23वां सवाल है, वे कौन से लक्षण हैं जो इंगित करते हैं कि होम क्वारंटाइन हुए व्यक्ति को तत्काल अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है? कोरोना के सबसे सामान्य लक्षण बुखार और सूखी खांसी है। कुछ मरीजों को सीने में दर्द, बहती नाक या सुगंध की भावना खोने के संकेत मिल सकते हैं और इन्हें मिल भी रहे हैं। आप अपनी सूंघने की क्षमता खो सकते हैं। बुजुर्ग लोगों और दिल की समस्याओं या मधुमेह जैसी गंभीर चिकित्सा समस्या वाले लोगों में कोरोना विकसित होने की सबसे अधिक संभावना होती है। बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ वाले लोगों को तुरंत स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करना चाहिए या जिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए। अगला सवाल 24वां, अगर कोई सेल्फ क्वारंटाइन है और कोरोना के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो क्या उसे 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटाइन में रहना आवश्यक है? आंसर, अगर आपके लक्षण माइल्ड हैं या आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है तो आपको तब तक सेल्फ क्वारंटाइन में रहना चाहिए जब तक कि आपके सारे लक्षण नहीं चले जाते। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि क्या करना है तो चिकित्सा अधिकारी से बात करें। आपको कब तक सेल्फ क्वारंटाइन की आवश्यकता है? आप अपने डॉक्टर की सलाह पर सामान्य गतिविधियों में लौट सकते हैं, लेकिन आपको तभी भी शारीरिक दूरी का पालन करते रहना होगा। अगर आप हाई रिस्क कॉन्टैक्ट की श्रेणी में हैं तो 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की जांच करें। यदि आपको कोई नया लक्षण दिखाई देता है तो स्वयं सेल्फ क्वारंटाइन करें और अपने राज्य या डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन को सूचित करें। 25वां सवाल, किन्हें सेल्फ क्वारंटाइन करना चाहिए? सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारंटाइन उनके लिए सेल्फ क्वारंटाइन अनिवार्य है। 7 दिनों के लिए अपनी लागत पर वह सेल्फ क्वारंटाइन होंगे। 7 दिनों के लिए अपने घर पर आइसोलेट रहना होगा। रोजाना जांच करनी होगी शरीर की। अगर कोई लक्षण मिले तो संपर्क करें डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर या फिर राज्य हेल्पलाइन नंबर पर या फिर नेशनल हेल्पलाइन नंबर पर। 26वां सवाल, सेल्फ क्वारंटाइन के दौरान मरीज और उसके परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मास्क का निपटान कैसे करें? सेल्फ क्वारंटाइन के संदिग्ध मामले या कोरोना पॉजिटिव मामलों के कारण उत्पन्न जैव चिकित्सा अपशिष्ट को अलग से पीले बैग में एकत्र किया जाना चाहिए। वह पीला बैग कूड़ा उठाने वाले को दे देना चाहिए। 27वां सवाल, नर्सिंग माताओं के लिए प्रोटोकॉल क्या है जो कोरोना पॉजिटिव है? मौजूदा रिपोर्ट में मां के दूध में कोरोना पैदा करने वाले वायरस का पता नहीं चला है। यदि मां और बच्चे को स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है तो मां को अपने दूध को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और कोई और जैसे कि नर्स बच्चे को दूध भी पिला सकती है। बोतलों को छूने या अपने बच्चे की देखभाल करने से पहले हाथ धोने के लिए सभी देखभाल करने वालों को याद दिलाएं। यदि आप सीधे संक्रमण का निर्णय लेते हैं तो वायरस के संक्रमण को प्रसार रोकने सभी कदम उठाएं।
अगला सवाल, यदि कोई वंदे भारत मिशन का एक अंतर्राष्ट्रीय रिटर्न है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में है तो क्या उसे 14 दिनों में पूरी अवधि के लिए क्वारंटाइन में रहना होगा अगर उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 मई 2020 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बोर्डिंग से पहले सभी यात्री एक वचन देंगे कि वे 14 दिनों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन से गुजरेंगे। 7 दिनों के लिए अपनी लागत पर क्वारंटाइन का भुगतान करना होगा और इसके बाद 7 दिन स्वास्थ्य की निगरानी के साथ घर पर आइसोलेशन भी उन्हें करना होगा। 7 दिनों की अनिवार्य अवधि के पूरा होने के बाद यदि व्यक्ति का कोरोना टेस्ट नेगेटिव निकलता है तो नोडल अधिकारी को वचन देकर वह व्यक्ति घर पर 7 दिनों के लिए सेल्फ आइसोलेशन पर रह सकता है। अगला सवाल और आखिरी सवाल, क्या करें अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है और उसके पास एक पालतू जानवर है? भोजन या बिस्तर साझा करने सहित अपने पालतू जानवरों के संपर्क से बचें। यदि आप बीमार होने के दौरान अपने पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं तो एक कपड़ा चेहरा ढक कर रखें और उनसे बातचीत करने से पहले और बाद में अपने हाथ धो लें। यदि आप बीमार हैं और आपका पालतू पशु बीमार हो गया है तो आप अपने पालतू पशु को स्वयं पशु चिकित्सालय में ना लेके जाएं, बल्कि इसके बजाय अपने पशु चिकित्सालय को चिकित्सक को बुलाएं। तो ये कुछ सवाल थे। मैं आशा करता हूँ कि शायद आपको कुछ अधिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी और आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब देने में आपकी सहायता की होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारी अलग अलग मुद्दों पर आप तक पहुँचा सकूँ। अगर आपका कोई और सवाल है तो कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। शिवसेना नाम तो सुना ही होगा। जो राजनीतिक पार्टी अपने हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, आज वह महज चाटुकारिता के लिए जानी जाती है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को शिवसेना का शिव हटा देना चाहिए, क्योंकि इस वजह से शिव के नाम का वह अपमान कर रहे हैं। इस पार्टी का नाम बदलकर आदित्य ठाकरे उर्फ नशेड़ी ठाकरे एवं उद्धव ठाकरे उर्फ गिरगिट ठाकरे को शिवसेना से भड़वा सेना कर देना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे के समय शिवसेना का नाम दिल में आते ही गर्व महसूस होने लगता था, लेकिन अब उद्धव और आदित्य को देख तो गर्व नहीं, लेकिन जहन में टट्टी का ख्याल जरूर आता है। उद्धव ठाकरे की मजबूरी ये नहीं कि वह देशद्रोही राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, बल्कि यह है कि ना तो वह अब हिंदुत्व वाले रहे, ना ही बाला साहेब के बाल की तरह। उद्धव अबला वैश्य की तरह हो गए हैं, जिसको मजबूरी में धंधा करना ही पड़ता है। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप दूसरे किसी राज्य से सर्वाधिक इसलिए रहा क्योंकि जब महामारी से जनता को बचाना था, तब ठाकरे अपनी सबसे बड़ी गलती आदित्य को सुशांत के केस से निकालने में लगे थे। यह भी एक शुरुआत है। इस भड़वा सेना के ऊपर जल्द ही एक और वीडियो आएगी। भारत में कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन चुका है। आज जो हाल कांग्रेस का है, ये उसी के नेताओं की और दामाद की देन है। भाजपा पिछले 6 सालों से सत्ता में है, लेकिन आज तक वो अपने मुकाबले का विपक्ष नहीं ढूंढ सकी है। देश में इस समय भाजपा के बाद यूं तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसकी सोच अपराधियों से भी घातक है। कांग्रेस हर मुद्दे पर ओची राजनीति करने उतर जाती है। गत दिनों की बात करें तो मई के महीने में विपक्षी दलों की प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बैठक हुई थी। विषय था कोरोना और चीन से संबंधित, लेकिन कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की इस बैठक का उद्देश्य यदि कोरोना संकट का सामना करने में केंद्र और देश की जनता की मदद करना था, तो वह पूरा होता नहीं दिखाई दिया था। कुछ विपक्षी दलों की अनुपस्थिति से 2-4 हुई ये बैठक महज आलोचना की उक्ति चरितार्थ करती नजर आई थी। ये ठीक नहीं, जब कोरोना कहर सरीखे अनुमान से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाने वाले संकट का सामना करने में दलगत हितों से परे हटने की जरूरत थी, तब जाने अनजाने राजनीतिक एकजुटता को भंग करने की कोशिश की गई थी। राजनीतिक एकजुटता का अभाव तो कोरोना संकट का मुकाबला करने में कठिनाई ही पैदा करेगा। वक्त की जरूरत यही थी कि इस कठिन समय में दलगत हितों को प्राथमिकता देने वाली राजनीति से बचा जाता, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष ने ये जरूरी नहीं समझा।
ये अजीब है कि विपक्षी दल संकट की गंभीरता से परिचित होते हुए भी ये दिखा रहे हैं जैसे वे अचानक आई इस आपदा का अनुमान लगाने में सक्षम थे और उन्हें यह भी पता था कि लॉकडाउन की अवधि कितनी समय की होनी चाहिए और ये उपयोगी रहती। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर ये आरोप तो मढ़ रहे हैं कि उसके पास लॉकडाउन से बाहर आने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन वह ये देखने से इनकार कर रहे हैं कि विपक्षी शासित राज्य सरकारें जो हैं इन्होंने कई बार केंद्रीय सत्ता की ओर से कोई फैसला लिए जाने के पहले ही लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला कर लिया था। घर लौटने को बेचैन कामगारों की समस्याओं को रेखांकित कर विपक्षी दलों ने अपने दायित्व का निर्वहन अवश्य किया, लेकिन उन्हें ये आभास होना चाहिए कि कामगारों की समस्याओं के लिए राज्य सरकारें भी बराबर की भागीदार हैं। बेहतर हो कि विपक्षी दल ये समझें कि कोरोना जैसे संकट से उपजी समस्याएं राजनीति चमकाने का अवसर नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सभी मुद्दों पर केंद्र सरकार को बिना सोचे समझे घेरा है। आपको जब भी लगेगा कि कांग्रेस अब और नीचे नहीं गिर सकती, उसी समय वह आपको गलत साबित कर देगी। ये एक लकवाग्रस्त, नेतृत्व विहीन और दिशाहीन पार्टी हो गई है, जिसके नेता के साथ उसकी सहयोगी पार्टियां तो छोड़िए, अपनी पार्टी के लोग भी खड़े होने को तैयार नहीं हैं। आज़ादी के बाद से ये पहला मौका है जब राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर प्रमुख विपक्षी पार्टी सरकार ही नहीं बल्कि बाकी विपक्ष से भी अलग थलग दिख रही है। चीन के साथ हिंसक झड़प का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा था, लेकिन जिस प्रकार सोनिया और राहुल ने बयान दिए, इस मामले में वे चीन के लिए ही मददगार साबित हो रहे थे। यह पहली बार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय भी पार्टी का रवैया ऐसा ही था। यदि आपको लग रहा हो कि यह केवल प्रधानमंत्री मोदी के प्रति घृणा भाव के कारण हो रहा है, तो आप पूरी तरह सही नहीं हैं। कारगिल युद्ध के समय भी कांग्रेस का यही रवैया था। वह तब भी ऐसे ही प्रश्न पूछ रही थी और ऐसे आरोप लगा रही थी जिससे हमारी फौज का मनोबल गिरे और दुश्मन का हौसला बढ़े। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का डीएनए ही बदल गया है। यह सोनिया और राहुल की कांग्रेस है। इसमें राष्ट्रहित प्राथमिकता में ही नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक में उसकी सहयोगी डीएमके और एनसीपी सहित बाकी विपक्षी दल पीएम और सरकार के साथ खड़े दिखे थे। यहाँ तक कि हर बात पर मोदी का विरोध करने वाली ममता बनर्जी ने भी दलगत राजनीति परे रखकर राष्ट्रहित के साथ खड़े होने बेहतर समझा था। राजनीतिक रूप से सबसे परिपक्व रुख बसपा प्रमुख मायावती का रहा था। शरद पवार ने तो परोक्ष रूप से राहुल को झड़क ही दिया था, पर इन बातों से कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। चीन से सीमा विवाद और कोरोना काल में राहुल के राफेल अवतार की वापसी हुई है। राफेल पर उन्होंने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। अब फिर वह अपने उसी रूप में मैदान में है। उस समय उन्हें सत्ता में पहुंचाने का सपना दिखाकर उनके विद्वान सलाहकारों ने कहा कि डटे रहो, बस मोदी गिरने ही वाले हैं। नतीजा ये हुआ कि मोदी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए। इस बार ये धत कर्म इसलिए हो रहा है कि कम से कम पार्टी के सिंहासन पर तो वापसी हो। राफेल अवतार में भी उन्हें अपनी पार्टी के नेताओं से शिकायत थी। वह उनकी तरह चुनावी सभाओं में चौकीदार चोर है का नारा नहीं लगाते। गत दिवस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फिर वही शिकायत की गई कि मोदी के खिलाफ पार्टी के दूसरे नेता नहीं बोल रहे हैं। इस बार उनका साथ देने के लिए बहन प्रियंका भी थी। राहुल परस्पर विरोधी बातें एक साथ कर रहे हैं। बाहर बोलते हैं मोदी कायर हैं, अंदर बोलते हैं उनकी पार्टी के नेता मोदी से डरते हैं। आलम यह है कि पार्टी साथ नहीं दे रही है, सहयोगी दल साथ नहीं दे रहे और बाकी विपक्ष आने को तैयार नहीं। फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। जब पूरे देश में चीन विरोधी माहौल था, तब राहुल प्रधानमंत्री के विरोध में खड़े थे। वह और कुछ नहीं तो शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने पर जो हुजूम उमड़ रहा था, उसे ही देख लेते। ये हुजूम देखकर कोई भी जमीनी नेता समझ जाएगा कि देश की भावना क्या है।
राजनीति में कुछ बोलते समय 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहली, किस समय। दूसरी, किस तरह यानी किस नियत से। तीसरी, कौन यानी बोलने वाले की विश्वसनीयता। राहुल के बोलने का समय और लहजा दोनों गलत है। ये नसीहत उन्हें शरद पवार ने दी थी। रही बात विश्वसनीयता की, तो जिस नेता की बात उसकी पार्टी के लोग ही मानने को तैयार ना हो और उसे इसकी बार बार शिकायत करनी पड़े, उसकी कौन सुनेगा। कांग्रेस के लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्यों हर बार ये धारणा बनती है कि जैसे उनका नेता दुश्मन देश के पाले में खड़ा हो। राजनीति में धारणा बहुत महत्वपूर्ण होती है। चीन से सीमा विवाद पर सोनिया और राहुल गांधी ने ये दावा करते हुए प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया था कि चीन ने हमारी जमीन हथिया ली है। आखिर वह कौन है जो इन दोनों को यह बता रहे थे कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या कांग्रेस के लोग चीन से लगती सीमा पर तैनात हैं या फिर उनका कोई अपना खुफिया तंत्र है। आखिर कांग्रेस ये साबित करने पर क्यों तुली है कि चीन भारत की सीमा में घुस आया है और सरकार देश से सच छिपा रही है। सवाल यह भी है कि विपक्ष में अकेले कांग्रेस को ही प्रधानमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं है। इससे इनकार नहीं कि लद्दाख में चीन अतिक्रमण मुद्रा में था, लेकिन आखिर इसका ये मतलब कैसे हो सकता है कि वह भारत की सीमा में घुस आया है और सरकार ने उसके समक्ष हाथ डाल दिए हैं। कांग्रेस यही सिद्ध करने के लिए उतावली है। इस उतावलेपन में वह इसकी भी परवाह नहीं कर रही कि उसका रुख सेना को असहज करने वाला है। क्या कांग्रेस को इतना भी नहीं पता कि इस समय उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश को भूले से भी ये लगे कि हमारी सेना सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ नहीं। लगता है कांग्रेस ने अपनी उन पुरानी और आत्मघाती भूलों से कोई सबक नहीं सीखा जो उसने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के समय की थी। राहुल गांधी तो ठीक उसी मुद्रा में दिख रहे हैं जैसी उन्होंने राफेल सौदे को तूल देते समय अपना ली थी। जैसे उस समय उन्होंने ये मनगढ़ंत खोज की थी कि इस सौदे में दलाली का लेन देन हुआ है और प्रधानमंत्री ने खुद देश का पैसा कुछ उद्योगपति की जेब में डाला है, वैसे ही इस वक्त वह ये साबित करने पर आमदा हैं कि चीन ने भारत में घुसपैठ कर ली है और यह कथित सच्चाई केवल उन्हें ही पता है। हैरत नहीं कि राहुल के ऐसे बेड़बरूख रवैये से खुद उनके ही दल के नेता सहमत नहीं। ये समझ आता है कि चुनावी लाभ की खातिर राहुल गांधी ने राफेल सौदे पर झूठ का सहारा लेने के साथ ही अभद्र राजनीति का परिचय दिया। लेकिन आखिर इस वक्त वह क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या उनके अनाप शनाप बयानों से देश की जनता उनकी मुरीद हो जाएगी या फिर वह इस मुगालते में है कि इससे चीन और पाकिस्तान के मामले में कांग्रेस नेतृत्व की देशघाती भूलों को लोग विस्मृत कर बैठेंगे। अच्छा हो कि कोई उन्हें ये समझाए कि ऐसा नहीं होने वाला। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि चीन से सीमा विवाद पर कांग्रेस किस तरह अलग थलग पड़ गई थी और पड़ चुकी है। इसकी पुष्टि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के इस बयान से मिलती है जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सवाल पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शरद पवार ने बिना किसी लाग लपेट कांग्रेस को 1962 की भी याद दिलाई थी, जब चीन ने भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। क्या ये हैरत की बात नहीं कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते समय इस भूभाग को हासिल करने की कोई कोशिश करने के बजाय चीन से चंदा लेना जरूरी समझा? पता नहीं क्यों राहुल गांधी ये एहसास भी नहीं कर पा रहे कि उनके बेतुके बोल जनता को गुमराह करने और साथ ही सेना के मनोबल को प्रभावित करने वाले साबित हो सकते हैं। क्या इससे अधिक लज्जा की बात और कोई हो सकती है कि जब भारत सरकार चीन को उसकी हद में रहने के लिए चेता रही है, तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री की घेराबंदी में लगे हैं। गत दिवस भी उन्होंने यही काम कपिल सिब्बल और चिदंबरम को साथ लेकर किया था। उनकी ओर से ये भी कहा गया कि मोदी सरकार के पास कोरोना को परास्त करने की योजना नहीं है।
क्या राहुल के पास ऐसी कोई योजना है? क्या महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान में कोरोना को परास्त किया जा चुका है? क्या यह एक महज दुर्योग है कि कांग्रेस ने पहले कोरोना महामारी से निपटने के लिए आवश्यक राजनीति एकजुटता को भंग किया और अब वह यही काम चीन और से पेश चुनौती का जवाब देने के मामले में भी कर रही है? वह ये देखने के लिए भी तैयार नहीं कि उसके रुख से अन्य विपक्षी दलों के साथ साथ उसके सहयोगी दल भी सहमत नहीं। यदि कांग्रेस राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर एकला चलो की अपनी मनमाती नीति पर चलना चाहती है तो चले दौड़े, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय हितों पर आघात तो ना करे। कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की रखेल बनकर रह गई है। बात अगर बीते दिनों राजस्थान के राजनीतिक मुद्दों की करें तो कांग्रेस से सचिन पायलट को केवल किनारे ही नहीं किया गया बल्कि उन्हें अपमानित भी किया गया है। आखिर यह उनका अपमान नहीं तो क्या है कि राजस्थान पुलिस ने कांग्रेसी विधायक की खरीद फरोख्त के मामले में उन्हें नोटिस थमा दिया। यह नोटिस सचिन पायलट के प्रति अशोक गहलोत के गहरे अविश्वास को प्रकट करता है। सच्चाई जो भी हो, इसमें दो राय नहीं कि राहुल के प्रभावी होने के बाद से कांग्रेस के युवा और काबिल नेताओं की पार्टी छोड़ने का सिलसिला तेज हुआ है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जगन मोहन रेड्डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता कांग्रेस छोड़ गए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। वह चाटुकारिता संस्कृति को प्रोत्साहित करने में लगा हुआ है। दरबारी प्रवृत्ति वाले नेता तो चाटुकारिता करते ही रह सकते हैं, लेकिन जनाधार वाला कोई भी स्वाभिमानी नेता इस संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सकता। लगता है कांग्रेस नेतृत्व को चाटुकारिता ही पसंद है। वह ये समझने को तैयार नहीं कि यह पसंद पार्टी का बेड़ा गर्क कर रही है। ये ठीक है कि गांधी परिवार कांग्रेस की जरूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हो सकता कि पार्टी इस परिवार की निजी जागीर की तरह चले। यदि कांग्रेस नेतृत्व को अपने भविष्य की थोड़ी भी चिंता है तो उसे पार्टी को निजी जागीर का तरह चलाना बंद करना होगा और खुद को चाटुकारों से बचाना होगा। कांग्रेस में किस तरह चाटुकारिता संस्कृति हावी है, इसका पता राहुल को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग से चलता है। अगर वह फिर से अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं तो फिर उन्होंने यह पद छोड़ा ही क्यों था। गत दिनों राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार का मुश्किल में फैसला हैरान नहीं करता, क्योंकि उसकी स्थिरता को लेकर अंदेशा उसके गठन के समय ही उभर आया था। इसका कारण था कांग्रेस का अपने बलबूते बहुमत हासिल ना कर पाना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के रिश्ते कभी सामान्य नहीं दिखे। खुद गहलोत ने कहा था कि करीब 1.5 साल से उनकी सचिन पायलट से कोई बात नहीं हुई। क्या इससे विचित्र और कुछ हो सकता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच कोई बात ना हो? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि यदि कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति तक पहुंच सकी तो इसके पीछे सचिन पायलट का बड़ा हाथ है। गहलोत को पायलट का उप मुख्यमंत्री बनना रास नहीं आया। सचिन अनमने ढंग से ही काम कर रहे थे। जब ये माना जा रहा था कि वह मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तब राहुल गांधी ने गहलोत को वरीयता दी, ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य मुकाबले कमलनाथ को दी थी। यह तब हुआ जब सचिन और सिंधिया राहुल की युवा टोली के विशेष सदस्य थे। कोरोना महामारी के चलते जब ये चर्चा शांत पड़ गई थी कि सचिन सिंधिया की राह पर जा सकते हैं, तब विधायकों की खरीद फरोख्त के एक मामले में राजस्थान पुलिस ने पूछताछ के लिए सचिन को ही नोटिस थमा दी। इससे आहत होकर उन्होंने समर्थक विधायकों के साथ हरियाणा के एक होटल में डेरा डाल दिया। इससे राजस्थान में हड़कंप मचा और गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन के लिए अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक बुलाई। इसमें सचिन को भी बुलाया, लेकिन ना तो वह बैठक में गए और ना ही उनके समर्थक विधायक। राजस्थान कांग्रेस ही नहीं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी खेमे में बट गया है। जब राजस्थान सरकार संकट में थी, तब राहुल गांधी मोदी पर हमला करने के लिए वीडियो बनाने में व्यस्त थे।
कांग्रेस के पुराने नेता युवा नेताओं को आगे नहीं आने देना चाह रहे हैं। सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस एक समय देश की नब्ज को बेहतर ढंग से समझती थी, लेकिन आज वह अपनी जमीन से कटी दिख रही है। गांधी परिवार और खास तौर से राहुल जैसी राजनीति कर रहे हैं, वह कोई उम्मीद नहीं जगाती। वह महज प्रधानमंत्री मोदी से बदला लेने और उन्हें बदनाम करने की राजनीति कर रहे हैं। यह राजनीति कांग्रेस को पतन की तरफ ले जा रही है। इसे खुद कांग्रेस जन भी स्वीकार कर रहे हैं। राहुल ने पहले जिस तरह राफेल सौदे को तूल दिया, अब चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे, उससे यही लगता है कि उनकी समझ से विपक्षी नेता के तौर पर उल्टे सीधे आरोप उछालना ही राजनीति है। उनकी ट्वीट और बयान कोई राजनीतिक बहस छेड़ने के बजाय कांग्रेस की फजीहत ही अधिक कराते हैं। राजस्थान सरकार ने तो धमकी तक दे डाली थी कि वह राजस्व भवन की घेराबंदी करेंगे। निसंदेह ये कोई अच्छी स्थिति नहीं कि सत्ता में बैठे लोग ही राजभवन घेरने की धमकी दें, लेकिन आज की राजनीति तो मर्यादाओं के उल्लंघन के लिए ही जानी जाती है। कुछ समय पहले चीन को लेकर राहुल गांधी ने नए सिरे से वही पुरानी रट लगाई कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति को लेकर सरकार सही नहीं बोल रही है। चूंकि वह पहले भी ऐसा ही कह चुके हैं, इसलिए यह साफ है कि उन्हें ना तो सरकार पर यकीन है और ना ही सेना पर। राहुल की माने तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वस्तु स्थिति को लेकर वह जो कह रहे हैं वही अंतरिम सत्य है और केवल उसे ही माना जाए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने दम्भ दिखाते हुए ये भी कहा कि वह झूठ नहीं बोलेंगे, भले ही उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। आखिर देश और साथ ही वह खुद ही कैसे भूल सकते हैं कि राफेल सौदे पर उन्होंने किस तरह चुन चुन कर झूठ बोला था। क्या ये महज दुर्योग है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर वह संभल कर बोलना जरूरी नहीं समझ रहे हैं? हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में उनके रुख रवैये से कांग्रेस के भी अनेक नेता सहमत नहीं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। समस्या केवल ये नहीं है कि उन पर प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने की जिद सवार है, बल्कि ये भी है कि वह अक्सर भाषा की मर्यादा की भी परवाह नहीं करते। किसी नेता के साथ ऐसा तभी होता है जब वह या तो अहंकार से भर जाता है या फिर जमीनी हकीकत की परवाह करना छोड़ देता है। राहुल केवल सार्वजनिक विमर्श का स्तर ही नहीं गिरा रहे, बल्कि राजनीतिक माहौल दूषित करने का भी काम कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहे राहुल गांधी के रवैये से ये स्पष्ट है कि वह लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की जटिलता से अवगत नहीं होना चाह रहे। निसंदेह वह ये भी देखने की जहमत नहीं उठा रहे हैं कि वह भारत सरकार किस तरह चीन के खिलाफ एक के बाद एक कदम उठा रही है और दुनिया के बड़े देश किस प्रकार भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये विडंबना ही है कि राहुल गांधी चीन की इरादों को लेकर मोदी सरकार पर तो हमलावर हैं, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस ने समझौता किस लिए किया था। उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से चंदा क्यों लिया। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि वह इस बारे में भी अपने राजनीतिक करियर की चिंता बगैर किए बिना सच बोलें? कांग्रेस का अर्थ सोनिया और राहुल गांधी नहीं, बल्कि देश भर में फैले हजारों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता हैं। 7 अगस्त को कांग्रेस के 23 प्रमुख नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर मृतप्राय कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए संगठन, उसकी कार्यप्रणाली और नेतृत्व में आमूल चूल परिवर्तन की मांग की। 24 अगस्त को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के पूर्व किसी ने यह पत्र लीक कर दिया। पत्र में अनेक सुझाव दिए गए थे जिससे पार्टी अपना खोया हुआ वैभव पुनः प्राप्त कर सके। वास्तव में कांग्रेस ये अप्रत्याशित था। सोनिया और राहुल को गांधी ब्रांड पर इतना गुमान था कि वह कल्पना नहीं कर सकते थे कि गुलाम नबी आजाद, वीरप्पा मोइली, कपिल सिब्बल, मुकुल वासनिक
मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता ऐसा कदम उठाएंगे। उनके गुमान का कारण भी वही लोग हैं जिन्होंने पत्र तो लिखा, लेकिन इसके पहले कभी नेतृत्व को आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं समझी और सोनिया गांधी को 19 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखा तथा उनके बाद राहुल को नेतृत्व सौंप दिया। वे राहुल की अयोग्यता को बर्दाश्त करते रहे और राहुल नेहरू गांधी वंश का कांग्रेस नेतृत्व एक अधिकार मानने की भूल करते रहे और बाकी पार्टी के नेता भी यही भूल करते रहे। कांग्रेस में इक्का दुक्का विरोध और पार्टी छोड़ना तो हमेशा ही चलता रहा है, लेकिन ऐसा संगठित, सशक्त और सामूहिक विरोध तो 1948 के बाद पहली बार दिखाई दिया है। उस समय कांग्रेस सोशलिस्ट सेंटर के नेता आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी आदि ने कांग्रेस द्वारा समाजवादी नीतियां अपनाने के विरोध में पार्टी छोड़ी थी। वर्ष 1969 में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ वह इंदिरा गांधी के विरुद्ध कांग्रेस सिंडिकेट मोरारजी देसाई के कामराज निजलिंगपा, सीबी गुप्ता, नीलम संजीव रेड्डी आदि नेताओं के लामबंद होने से हुआ। देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं के पत्र में कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी, उसमें पार्टी के हित की ही बात कही गई थी। लेकिन सोनिया, राहुल और प्रियंका को वह इसलिए चुभी क्योंकि उसमें दो ऐसी मांगे हैं जो कांग्रेसी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। एक मांग कांग्रेस आला कमान संस्कृति को खत्म कर पार्टी में संस्थागत नेतृत्व प्रक्रिया स्थापित करने से संबंधित है, जो कांग्रेस में नेहरू गांधी वंश का एकाधिकार समाप्त करती। दूसरी मांग राष्ट्रीय से स्थानीय स्तर तक दल में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना से संबंधित थी, जिसे समाप्त करने की शुरुआत इंदिरा गांधी ने 1969 में ही कर दी थी। इसके परिणाम स्वरूप जून 1975 में जब उन्होंने देश में आपातकाल थोपा, तब कांग्रेसी नेताओं हेमंती नंदन बहुगुणा, जगजीवन राम और युवा तुर्क नेता चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया आदि के नेतृत्व का विरोध करने के बजाय उनसे किनारा कर लिया। आज पार्टी के हित में नेतृत्व के खिलाफ बिगुल बजाने वाले कांग्रेसियों ने हिम्मत का काम किया है। यह काम उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। जनता तो समझने लगी थी कांग्रेस में ऐसी प्राची विलुप्त हो चुकी है। कांग्रेस को यदि कोई बाहरी सीख देता तो नेतृत्व को बुरा लग सकता था, पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया, यदि वे नसीहत दे रहे हैं तो उसे सकारात्मक ढंग से लेने की जरूरत थी। जिस प्रकार पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट आदि को दरकिनार किया गया और अब पत्र भेजने वाले नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, वह कांग्रेस के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व कुछ भी करे, पर यह साफ है कि कांग्रेस के अंदर नई कांग्रेस के अंकुर फूट चुके हैं, जिसमें सोनिया और राहुल के नेतृत्व के लिए सीमित स्थान है। गांधी परिवार के पुराने वफादारों में से एक आनंद शर्मा इस बात को लेकर आहत है कि उन्हें परिवार के भीतर कुछ लोग के समक्ष फिर से अपनी वफादारी साबित करनी पड़ रही है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा नमूना राजस्थान है, जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को पुलिस ने नोटिस भेजे थे। कांग्रेस वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर मोदी यह आश्वासन दें कि चीन ने जमीन छोड़ दी है, तो क्या कांग्रेस और नेहरू की विरासत के उत्तराधिकारी यह आश्वासन देंगे कि चीन वह 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन वापस कर देगा जिसे नेहरू ने कब्जाने दिया था। कुछ समय पहले कांग्रेस ने अपने विधायक आदिति सिंह पर कार्रवाई कर दी थी, क्योंकि उन्होंने बस पॉलिटिक्स पर टिप्पणी कर दी थी। वहीं भाजपा में रहते हुए शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी को बहुत अपशब्द कहे थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी और बोलने की तुलना तो कर ही सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कांग्रेस की अजीब कहानी का दूसरा पार्ट जल्द आएगा, तब के लिए। शिवसेना नाम तो सुना ही होगा। जो राजनीतिक पार्टी अपने हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, आज वह महज चाटुकारिता के लिए जानी जाती है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को शिवसेना का शिव हटा देना चाहिए, क्योंकि इस वजह से शिव के नाम का वह अपमान कर रहे हैं। इस पार्टी का नाम बदलकर आदित्य ठाकरे उर्फ नशेड़ी ठाकरे एवं उद्धव ठाकरे उर्फ गिरगिट ठाकरे को शिवसेना से भड़वा सेना कर देना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे के समय शिवसेना का नाम दिल में आते ही गर्व महसूस होने लगता था, लेकिन अब उद्धव और आदित्य को देख तो गर्व नहीं, लेकिन जहन में टट्टी का ख्याल जरूर आता है। उद्धव ठाकरे की मजबूरी ये नहीं कि वह देशद्रोही राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, बल्कि यह है कि ना तो वह अब हिंदुत्व वाले रहे, ना ही बाला साहेब के बाल की तरह। उद्धव अबला वैश्य की तरह हो गए हैं, जिसको मजबूरी में धंधा करना ही पड़ता है। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप दूसरे किसी राज्य से सर्वाधिक इसलिए रहा क्योंकि जब महामारी से जनता को बचाना था, तब ठाकरे अपनी सबसे बड़ी गलती आदित्य को सुशांत के केस से निकालने में लगे थे। यह भी एक शुरुआत है। इस भड़वा सेना के ऊपर जल्द ही एक और वीडियो आएगी।